हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरविंद सिंह राज पुरोहित और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस रिवीजन बैच में, जो कि पॉलिटी के जितने भी आपके लक्ष्मीकांत में जो मेजर मेजर टॉपिक्स दिए हुए हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का प्रीलिम्स 2021 स्पेसिफिक आप लोगों की बैच है, जिसमें हम लोग 5 लेक्चर में सारे पॉलिटी को, खास करके वो वाले टॉपिक्स जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखो, पॉलिटी को हम लोग एक मेंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं और दूसरा प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन टॉपिक से हम लोग डील करेंगे। और अगर आप लोग प्रीलिम्स के पीछे के पीवाई क्यूज अगर आप देखो तो आपको एक ही चीज पता चलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन से टॉपिक को, या सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे ज्यादा किस टॉपिक को दिया हुआ है, वो है आपका पार्लियामेंट। लगभग ऑन एन एवरेज अगर हम लोग अब तक देखते रहे, एक 2000 एक हम लोग अगर 2000 अगर हम लोग 2012 से अगर हम लोग कवर करें तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम मतलब 70 से 80 क्वेश्चन जो है वो पिछले 20 सालों में, मतलब ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन जो है वो हर बार आपके, 10 नहीं 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो हर बार आपके पार्लियामेंट चैप्टर से रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो अब हम लोग जो है वो सबसे पहले पार्लियामेंट को एकदम क्विकली रिवाइज कर लेंगे। तो आज अपना टारगेट है कि पार्लियामेंट पूरा का पूरा अपना रिवाइज हो जाए। तो पार्लियामेंट मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 79 टू 122 वेस्टमिंस्टर मॉडल पर हमारी बेस्ड है। और वेस्टमिंस्टर क्या है? वेस्टमिंस्टर इज द नेम ऑफ अ प्लेस। तो ये अपनी लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, मैंने आप सबको इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हम अगर देखें तो पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, इस पर यूपीएससी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछ चुकी है कि इट ओनली कंटेन्स काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। आंसर इज नो, इट कंटेन्स हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, ऑल्सो योर प्रेसिडेंट। तो ये तीनों चीजें जो है वो आपकी पार्लियामेंट में हर बार जो वो इंक्लूडेड होंगी। अब क्वेश्चन आता है व्हाई प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ इट? बिकॉज ऑब्वियसली अगर बिल को आपको पास करना है तो उसमें आपको प्रेसिडेंट का एसेंट जो वो लगता है, और सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल में आप लोगों को क्या होना है, क्या होता है, प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन भी लगता है इंट्रोडक्शन वगैरह की स्टेज पर। दूसरी बात, पार्लियामेंट को प्रोरोग करना है, समन करना है, डिसॉल्व करना है, या पार्लियामेंट से बेटर लोकसभा को, तो ये सब जो है वो कौन करने का काम करता है? तो अगेन इट इज द जॉब ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड दैट इज वाई हम लोगों ने ब्रिटेन का जो मॉडल है कि क्वीन इन क्राउन, सॉरी क्राउन इन पार्लियामेंट, ओके, तो वही हम लोगों ने प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट वाला मॉडल जो है वो अपने यहाँ पे यूटिलाइज किया हुआ है। अब पार्लियामेंट ऑब्वियसली, प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे जब एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर देखेंगे तब। अब कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में आपका कॉम्पोजिशन, राज्यसभा का कॉम्पोजिशन कैसा है? तो राज्यसभा में 238, तो आपका मैक्सिमम नंबर जो फिक्स्ड है वो है 250 में, और आपके 245 जो एक्चुअल अलोकेटेड जो सीट्स हैं वो आपके अलोकेटेड है आपके फोर्थ शेड्यूल में। और इन सब में सबसे ज्यादा जो सीट्स अलोकेटेड है वो कौन सा स्टेट है? वो है आप लोगों का उत्तर प्रदेश, दैट इज 31। और इसमें आप लोग एक और चीज देख सकते हो कि सबका नंबर जो है वो इवन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ यूएसए, इफ यू कंपेयर इट, देन इन सेनेट, ओके, 50 मेंबर्स, 50 स्टेट सेंट्स 2 मेंबर, तो आपके टोटल मेंबर कितने आ जाते हैं उसमें? 100 मेंबर जो आपके टोटल वहां पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट राज्यसभा में आपके 245 मेंबर, जिसमें से 225 स्टेट से आ रहे हैं, 8 मेंबर आपके यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं, और 12 मेंबर जो है वो आपके नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट जो है वो आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, कि स्टेट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट करके आपके कुछ मेंबर जो भेजते हैं। लेकिन जब भेजते हैं तो उस समय में इन लोग वोटिंग पैटर्न कौन सा यूज करते हैं? वोटिंग पैटर्न जो है या वोटिंग मेथड जो है वो कौन सा यूज करते हैं? इट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आई एम होपिंग कि आप सबको पता है कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। नहीं पता है तो हम लोग प्रेसिडेंट के चैप्टर में एक बार देख लेंगे उसको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, तो इन लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 यूटी जो वो रिप्रेजेंटेड है, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, एंड नॉट टू फॉरगेट योर दिल्ली। बाकी लद्दाख, चंडीगढ़, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। नॉमिनेशन आपका कौन करता है? ठीक है, राज्यसभा में प्रेसिडेंट करेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या स्पेशल नॉलेज जिसको है, इन विच फील्ड? आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। अगर इन सब कंडीशन में आपको अगर नॉलेज है
या इनके बेस्ट जो होंगे, तो इन सब फील्ड से आप लोगों के लोग जो उठाए जाते हैं। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि अमेरिकन सीनेट में कोई भी आपका नॉमिनेशन नहीं होता है, ये एकदम अपने यहाँ पे यूनिक वाली जो है वो चीज है। लोकसभा का अगर हम लोग कंपोजिशन देखें तो आपका मैक्सिमम नंबर जो है वो 550 आपका फिक्स किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट टाइम हम लोगों का एक 543 मेंबर्स है। 550 कैसे हुआ है? 530 एंड 20, ओके। तो एक्चुअल में अगर आप आर्टिकल पढ़ो तो इट इज 552, लेकिन 2 मेंबर्स का जो पहले लोकसभा में एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन हुआ करता था वो अब रिपील कर दिया है 104th अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वहां पे अब रिपील कर दिया है। तो एट प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर्स है? 543 आपके मेंबर्स है, जिसमें से 524 स्टेट से आते हैं और 19 मेंबर आपके यूनियन टेरिटरी से आते हैं। अब मेरा इसमें सवाल है आप लोगों से कि ये 543 मेंबर जो है ये आपके कौन से शेड्यूल में लिखे हैं या कहां पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन बताएगा? कम ऑन गाइस, जल्दी। कहां पे लिखा है कि ये 543 मेंबर्स कौन कौन से कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कैसे इनका इलेक्शन होगा? नहीं पता है तो नो लिखो, एटलीस्ट आई वोंट वेट फॉर यू। एवरीवन, आर यू एबल टू हियर मी? आर यू एबल टू सी मी? आई एम आस्किंग यू समथिंग। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो फिर आप लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं आता तो नो लिखो भाई, नहीं आता तो नो लिखो। कोई 10th शेड्यूल वगैरह में नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था, ओके। आप लोगों ने लगता है पॉलिटी के करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं। जिन्होंने पॉलिटी के करंट अफेयर्स अभी तक नहीं देखे हैं उन लोगों का ये पक्का दिक्कत होगा। भाई सबसे ही पहला जो टॉपिक है वो मैंने आपको बताया था, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। उसमें बताया हुआ है कि भाई तुम्हारे एक्चुअल मेंबर कितने होंगे। कुछ याद आ रहा है? यस और नो? बेल, आर यू एबल टू रिकॉल? नो? ठीक है, मतलब गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, पढ़ नहीं रहे हो। एनीवेज, लोकसभा का कंपोजिशन क्या है? आई जस्ट टोल्ड यू, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा के रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? तो लोकसभा के आपके टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है, ठीक है। और ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो आप लोगों की हर सेंसस के बाद में रीऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ऐसा आपका क्लियर कट जो वो लिखा हुआ है। बाकी लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन कैसे होगा? ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन होगा, अनलाइक राज्यसभा। हियर यू हैव डायरेक्ट इलेक्शन एंड नॉट इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। एंड जो भी आपके 18 के अबाव के एज के जो भी लोग हैं, सो बेसिकली दे कैन डायरेक्टली वोट फॉर द पीपल। और ये आपकी 18 की एज जो है वो कब की गई थी? तो पहले 21 हुआ करता था, बट इट वाज थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कि आपका 1988 में अब इसकी एज जो है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। यूनियन टेरिटरीज का भी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही दिया जाता है, इनफैक्ट उसके लिए एक स्पेशल एक्ट लाया हुआ है जिसका नाम है आप लोगों का यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1965। तो ये सब आप लोगों के रिप्रेजेंटेशंस हैं, ठीक है। और अभी मोदी गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सीट जीत भी गई थी 2019 में। लोकसभा में 303 सीटों के साथ में मोदी गवर्नमेंट आई हुई है। नॉमिनेटेड मेंबर्स पहले आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो हुआ करती थी, बट थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इट हैज बीन डिसकंटिन्यूड नाउ। तो अलॉन्ग विद SC एंड ST इनको भी कुछ जो है वो थोड़ा सा रिजर्वेशन मिला था। नाउ हु आर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में ब्रिटिश जो है या यूरोपियन ओरिजिन का तो आपका फादर होगा, एंड इंडियन ओरिजिन की आपकी मदर होगी, ठीक है। तो ऐसे जो कुछ लोग थे जिनका ये आपका ओरिजिन हुआ करता था, तो उनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोलते हैं। तो उनको आज तक जो है मतलब लोकसभा में 2 सीट्स उनके लिए नॉमिनेशन जो है वो प्रेसिडेंट किया करता था, और हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 सीट का नॉमिनेशन जो उनका हुआ करता था। बट नाउ दिस हैज बीन डिसकंटिन्यूड थ्रू 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। With respect to system of election of Lok Sabha,
तो याद रखना, वी वांट टू मेंटेन पैरिटी बिटवीन बोथ, ओके, स्टेट आल्सो एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ ईच स्टेट आल्सो। सो फॉर दैट पर्पस व्हाट वी हैव डन इज, तो हम लोगों ने क्या किया है कि सीट्स उतने ही अलोकेट हम लोग उनको करते हैं कि भाई सबका रेशियो कांस्टेंट आए। मींस व्हाट, दैट रेशियो बिटवीन हर एक स्टेट को आप लोग सीट जो है वो लोकसभा में कैसे देते हो, तो इट इज नंबर, ओके, एंड इट्स पॉपुलेशन इज सेम इन ऑल द स्टेट। कि रेशियो बिटवीन आप लोगों का जो भी नंबर होगा, ओके, कि आपको 80 दिया हुआ है 80, और पॉपुलेशन अगर तुम्हारे स्टेट की 80 लाख है, तो ये सबके लिए 1:2 आप लोगों का 10 जो है 10 लाख का 1:1 लाख का आपका रेशियो जो है वो आपका बन जाएगा। सो दिस इज हाउ यू डिवाइड द स्टेट्स। और कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अगेन क्या करोगे, तो रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू इट आर द सेम थ्रू आउट द स्टेट। तो इसके थ्रू हम लोग जो है वो बेसिकली हर तरफ में पैरिटी जो है वो इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एज आई सेड इन ब्रीफ, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन between different state and between different constituencies of the same state. बट सिंस पॉपुलेशन का आपका क्राइटेरिया अगर हम लोग ले ले, तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम जो है, और आपका मतलब आर्टिकल नंबर 82 ये भी बोलता है कि भाई री एडजस्टमेंट करो आफ्टर एवरी सेंसस। तो हर सेंसस होने के बाद में एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाना होगा, और ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या करेगा, आपके इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को वापस से रीऑर्गेनाइज करते रहेगा। बट फिर क्या होगा, अगर पॉपुलेशन एक ही तुम्हारा क्राइटेरिया है, तो आप लोगों का जिस स्टेट का ज्यादा पॉपुलेशन होगा उसको ज्यादा पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो इसलिए स्टेट जो है वो पॉपुलेशन मेजर्स नहीं लेंगे। इसलिए हम लोगों ने क्या किया 1971 में, ओके, सो सॉरी, इन 1976 थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वी हैव फ्रोजन द पॉपुलेशन, मतलब वी हैव फ्रोजन कि भाई अलोकेशन ऑफ सीट जो लोकसभा को होगा वो आपका फ्रीज कर दिया गया है। तो ये 2000 तक फ्रीज किया हुआ था, लेकिन बाद में 2000 में वापस से इसको 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो ये 42nd और ये उसका डबल, मतलब 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वापस इसको फ्रीज कर दिया 2026 के लिए। तो अब जो है अगर आप लोग देखो, तो इन बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स के लिए आप लोग कौन सा पॉपुलेशन फिगर यूज कर रहे हो, तो इट इज 1971, और बाद में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द सेम स्टेट के लिए आप लोग कौन सा यूज कर रहे हो, इट इज 2001 का फिगर जो कि आप लोग यूज कर रहे हो। सब लोगों को ये वाली चीज क्लियर हुई है एवरीवन? तो 87th अमेंडमेंट से 2001 का सेंसस जो है वो हम लोगों ने फ्रीज कर दिया है, ओके। तो ताकि किसी भी स्टेट को आप लोग जो है वो डिसएडवांटेज पे ना रखो। तो डीलिमिटेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है भाई, मैंने आपको 1000 बार बताया कि भाई पॉपुलेशन आपकी चेंज हो रही है और हर एक पॉपुलेशन का ठीक से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसलिए आपका डीलिमिटेशन होता है अंडर आर्टिकल नंबर 82, जिसमें डीलिमिटेशन कमीशन में यूजुअली यूनियन गवर्नमेंट डीलिमिटेशन कमीशन फॉर्म करता है। इसमें यूजुअली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जो आपका स्टेट का रिस्पेक्टिव जो भी इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये सब उसमें आपको इन्वॉल्व मिलेंगे, ठीक है। तो अभी तक पास्ट में मल्टीपल टाइम हो चुका है, 1952 में, 63 में, 73 में और 2002 में 4 बार हुआ था। और अभी करंट अफेयर्स में मैंने आपको और बताया, जस्टिस कौन सा, यस कौन बताएगा, डिलिमिटेशन कमीशन कौन से जस्टिस के अंडर हो रहा है अभी का, देसाई, यस, जस्टिस देसाई जो है, तो उनके अगेंस्ट उनके अगेंस्ट में आपका हो रहा है। एनीवेज, तो बाकी आपके दो जो है वो पोस्ट सिस्टम होते हैं, दो जो है वो आपके पोल सिस्टम है, एक है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम और दूसरा जो है वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हम लोग जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पढ़ेंगे तब एक बार इसको वापस से रिवाइज करेंगे, अभी के लिए इसकी जरूरत नहीं है। बस याद रखना हमारे कंट्री में हम लोग कौन सा यूज करते हैं, इट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो कि हम लोग यूज करते हैं। मतलब क्या कि इन वोटर्स में से, इन इलेक्टर्स में से जिसको हाईएस्ट नंबर मिल गए बस वो विनर होगा और आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से विन होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा कितना है, इट इज इनफाइनाइट, ठीक है, इट इज एवर कंटिन्यूइंग बॉडी। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, ऑब्वियसली इट्स अ 5 ईयर अनलेस इट इज प्री मेच्योरली डिसॉल्व। तो कभी कभी हम लोग इसको प्री मेच्योरली भी डिसॉल्व जो है वो कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट क्या है उसके क्वालिफिकेशन, तो सिंपल से क्वालिफिकेशन है, आप लोग एक बार इसके थ्रू गो थ्रू कर लो। सिटीजन हो भाई, लोकसभा के लिए आपकी एज जो है वो 25 हो, राज्यसभा के लिए 30 हो। बाकी आप लोग जो है ये ओथ लो कि भाई मैं इंटीग्रिटी वगैरह रखूंगा, अपने देश की सॉवरेंटी रखूंगा, फेथ एंड एलिजियंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखूंगा,
और अगर दूसरा कोई क्राइटेरिया अगर आपका क्वालिफिकेशन अगर दिया जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने आपके दो क्राइटेरिया और दिए हैं कि आप लोगों को अगर इलेक्शन लड़ना है, ओके, इफ यू वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी अ रजिस्टर्ड इलेक्टर इन एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आप लोगों का एनी में नहीं होता था, बट अभी 2003 के बाद से आप लोगों का एकदम नॉर्मल हो गया कि अब आप एनी मतलब कहीं से भी आप लोग जो इलेक्शन लड़ सकते हो और कहीं के भी आप लोग जो वो बेसिकली इलेक्टर हो सकते हो। और दूसरी बात, अगर SC ST के रिजर्वेशन पे अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, सो फॉर दैट मैटर यू मस्ट हैव, ओके, यू मस्ट बिलोंग टू SC और ST कैटेगरी। डिस्क्वालिफिकेशन के आपके मेथड जो है वो अगेन आपके पार्लियामेंट ने दिए हैं कि अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है या फिर अनसाउंड माइंड का है और कोर्ट ने डिक्लेयर किया है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, इफ ही इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वॉलंटरली गिव अप कर दी है, फॉर एग्जांपल अक्षय कुमार, if he is so disqualified under any law made by the parliament, and for that matter parliament has also made one act again, that is representation of people act 1951, and here you'll find 8 criteria for disqualification। ये भाई मुझे बताओ, अगर कोई अनटचेबिलिटी, डॉरी या सती अगर प्रमोट कर रहा है तो शुड ही बी अलाउड टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट? आंसर इज क्लियरली नो। अगर किसी को ऑफेंस ऑफ ब्राइबरी में अगर पकड़ा हुआ है, डिसलॉयल्टी टू द स्टेट है, या फिर किसी का गवर्नमेंट के कॉर्पोरेशन में अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, या अगर इलेक्शन एक्सपेंसेस अपने नहीं पे कर बता रहा है वो कि भाई कितने हुए, एंड जो शशि केला के साथ में हो रहा है कि भाई अगर 2 से ज्यादा साल अगर आप लोगों को अगर जेल में रखा हुआ है तो यू विल बी बार्ड फॉर अपकमिंग 6 years, और 6 years तक आप जो वो लड़ नहीं पाओगे। और करप्ट प्रैक्टिसेस अगर और कोई इलेक्शन के है, जो कि आपके 2020 के मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये सब आप लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन है जो कि 1951 में लिखे हुए थे। बाकी एक और आपका डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो क्राइटेरिया है, एंड व्हाट इज दैट ग्राउंड? ग्राउंड इज डिस्क्वालिफिकेशन का ये वाला जो ग्राउंड है, दैट इज योर, यस, कि इसमें जो है वो आप लोगों का अगर सेक्शन शेड्यूल 10 जो है वो आपका एक और जो है वो आपका क्राइटेरिया है कि शेड्यूल 10 में, ओके, इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट he or she had been elected, or if he votes or abstains from voting, okay, in the house contrary to the any direction given by his political party, if any independently elected member joins any political party, if any nominated member joins any political party after expiry of 6 month। तो ये आपके 4 डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड दिए हुए हैं शेड्यूल 10 में, जिसको हम लोग एंटी डिफेक्शन प्रोविजन भी बोलते हैं। दिस वाज टू प्रिवेंट आयाराम गयाराम, ओके। तो एवरीवन नोज कि भाई डिफेक्शन बहुत ज्यादा होते थे, तो हाउ आर यू गोइंग टू प्रिवेंट इट? इट इज थ्रू दिस प्रिवेंशन। सबको क्लियर एवरीवन? Okay, good. Now just remember this: Constitution as well as Representation of People Act. Who will be the final authority for disqualification of a member? It will be the president, who will have to act on aid and advice of the election commission. ठीक है? While disqualification on the ground of anti-defection, तो ये कौन हैंडल करेगा? It will be your speaker और chairman. जो भी हाउस का स्पीकर होगा या चेयरमैन होगा वो हैंडल करेगा, ओके। और इधर में इलेक्शन कमीशन का कोई भी रोल नहीं है। तो आई होप सबको ये वाली चीज भी जो है वो क्लियर हो गई है। बाकी आप लोग सीट कब कब वैकेट करोगे? अगर आपकी डबल मेंबरशिप है तो, या फिर अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया है आप रिजाइन कर सकते हो। आप एब्सेंस की वजह से भी, अगर आप बिना बताए अगर आप लोग एब्सेंट हो, या फिर अगर कोर्ट आपको आपके इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है, फॉर एग्जाम्पल इंदिरा गांधी के केस में हुआ था, हाउस आपको एक्सपेल कर सकता है इफ ही इज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सब कंडीशन में आप लोगों का सीट जो है वो वैकेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये था आप लोगों का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी ऑफिसर्स वगैरह क्या होते हैं और कैसे जो है वो आपकी पार्लियामेंट में शपथ ग्रहण वगैरह ये सब चलता है। तो सबसे पहले जो है, जब भी आपका इलेक्शन हो जाता है जैसे कि लोकसभा, तो जिसको भी लोकसभा में मेजॉरिटी मिलेगी, तो whoever scores the majority will be forming the government. Now if they are forming the government, so first thing that these people would be doing would be swearing in ceremony, okay।
तो स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ पीएम एंड कैबिनेट ये आप लोगों का होगा। और उसके बाद में आपका क्या होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो आपका एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करेगा। और ये प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? प्रोटेम स्पीकर का काम है कि प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा and also you know ask everyone to take oath, or once you take the oath then you become eligible for your voting and also all the privileges। तो अब क्या होगा कि इन लोग जब जैसे ही इन लोग वोटिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म। तो प्रोटेम स्पीकर वैसे भी टेम्पररी था, तो प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म एंड देन जो है वो आप लोगों का इसमें बेसिकली इनका वोटिंग जो वोटिंग सॉरी अब आप लोगों का वोटिंग की तुमको पावर आ गई है, तो तुम लोग क्या करोगे? स्पीकर को इलेक्ट करोगे और स्पीकर के बाद में डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करोगे। लेकिन प्रेजेंट जो लोकसभा है उसमें डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया है क्या? आंसर इज नो। और फिर उसके बाद में आपका प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है। तो दिस इज हाउ योर फ्लो विल गो। ठीक है, तो ओथ एंड अफर्मेशन हर एक मेंबर को लेना ही पड़ेगा। अगेन वही सब है, बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी वगैरह वगैरह। एंड या तो प्रेसिडेंट के सामने ओथ लो या फिर प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंटेड बंदा है उसके सामने तुमको ओथ लेनी पड़ेगी। और तुमको आपके जितने भी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज तभी मिलेंगे जब तुमने ओथ ली है। ठीक है, तो ओथ जो है वो आपके 99 में लिखा हुआ है। और बाकी आपके सैलरीज वैलरीज जो भी है वो तुम खुद ही डिसाइड करोगे। तो पार्लियामेंट खुद ही डिसाइड करता है कि पार्लियामेंटेरियन को कितनी जो है वो सैलरी मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी। सिमिलरली इवन जो ऑफिसर्स हैं, मतलब आपके डिप्टी स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, डेप्यूटी चेयरमैन हो गया, चेयरमैन हो गया, इन सब की सैलरी भी आपकी पार्लियामेंट ही डिटरमिन करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में मेंस में पूछा हुआ था, बट अपने लिए अभी काम का नहीं है। अब थोड़ा सा ये सब समझने के बाद में प्रिसाइडिंग ऑफिसर समझ लेते हैं कि भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर में आपका जो है वो लोकसभा में स्पीकर होगा एंड डेप्यूटी स्पीकर होगा। और राज्यसभा में अगर हम बात करें तो आपका वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का, तो चेयरपर्सन एंड उसके अलावा तुम्हारा होता है डेप्यूटी चेयरपर्सन। तो ये आप लोगों के ऑफिसर्स होंगे। बट एज आई सेड प्रेजेंट लोकसभा में तुम्हारा कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है अभी के लिए। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज जो सबको क्लियर हो गई है। बाकी इनके रोल एंड पावर एंड फंक्शन क्या होंगे वही है कि सबसे पहले तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को ये पता होना चाहिए कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो अपनी पावर कहां से डिराइव करेगा। तो ऑब्वियसली इट इज थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड ऑल्सो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। तो ये जो है आपके, तो इतने सब जो मेथड्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रूल्स एंड प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, तो इन सब से वो अपने पावर जो है वो डिराइव करता है। और बच्चे कुछ जो भी पावर होंगे वो सब किसके पास होंगे? दे विल बी विद द स्पीकर। ठीक है, और स्पीकर जो है वही सब देखो अब भाई कि ऑर्डर और डेकोरम मेंटेन करो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को इंटरप्रेट करो, रूल्स को इंटरप्रेट करो, कास्टिंग वोट होता है उसको कि भाई फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करेगा, बाद में करेगा। कोरम जो है अगर नहीं है तो फिर हाउस की जो सिटिंग है उसको कैंसिल करो, सीक्रेट सिटिंग अगर बुलानी तो बुलाओ, मनी बिल सर्टिफाई करके दो, किसी अगर एंटी डिफेक्शन के प्रोविजन पे डिस्क्वालिफिकेशन किसी का डिसाइड करना है तो वो करो। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का एज अ चेयरपर्सन अगर आपको एक्ट करना है तो अगेन ही विल बी एक्टिंग इट। ओके, ही ऑल्सो अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो जितनी भी तुम्हारी पार्लियामेंट्री कमिटीज है उन सबके चेयरमैन भी आप लोग अपॉइंट करोगे। बाकी इसका इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी के लिए क्या किया है कि उनको एक जो है वो बेसिकली सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। मतलब क्या कि अगर निकालना है तुमको तो उनको कैसे निकालोगे स्पीकर को? तो रिजोल्यूशन पास्ड बाय लोकसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर। तो इसको कभी कभी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी। व्हाट इज इफेक्टिव मेजॉरिटी? इफेक्टिव मेजॉरिटी सिंपली मींस कि आपके जितने भी मेजॉरिटी के मेंबर, मतलब जितने भी ऑल देन मेंबर्स हैं, ऑल देन मेंबर मतलब क्या कि सपोज 543 आपके मेंबर्स हैं बट उसमें से 23 सीट्स अगर वैकेंट हो गए तो व्हाट विल बी द ऑल देन मेंबर? इट विल बी 530। तो इसका आपको हाफ जो है वो लगेगा। सो दैट इज योर स्पेशल मेजॉरिटी। और इतना जब तक आपके पास में होगा तभी आप लोग जो है वो बेसिकली उनको निकाल पाओगे। ठीक है, तो मोशन में 50 लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। सैलरी जो है वो आपके फिक्स्ड होते हैं, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होते हैं, तो इसके लिए आप लोग उस पर वोट नहीं कर पाते हो। उसके बिजनेस जो भी आपका स्पीकर काम कर रहा है तो उसके कंडक्ट पे या वर्क पे आप लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट बाय सब्सटैंटिव मोशन। ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, पहले इंस्टेंस में नहीं करता है, कास्टिंग वोट उसको मिलता है।
और हाई प्रेसिडेंट जो है, हाई रैंक जो है, उसको वो भी दिया हुआ है। तो दिस इज हाउ यू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्पीकर। सिमिलरली मतलब जो स्पीकर को पावर्स दिए हुए हैं, स्पीकर को जो इंडिपेंडेंस वगैरह दिया हुआ है, सेम ऑल्सो गोज फॉर द डेप्यूटी स्पीकर। बट डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट जो है वो कौन डिसाइड करता है? इट इज द स्पीकर। लेकिन अभी के प्रेजेंट जो है उसमें कोई भी आप लोगों का नहीं है ऑन। ये वाला चीज आप लोग याद रखिए कि द डेट ऑफ इलेक्शन डेप्यूटी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय स्पीकर एंड व्हेनेवर द ऑफिस फॉल्स वैकेंट अगेन लोकसभा जो है वो नए स्पीकर को इलेक्ट करेगा, कोई भी उसको इधर उधर से लाके बिठाता नहीं है। ठीक है, तो उसका भी यही है कि भाई कब वो ऑफिस अपनी छोड़ेगा, कि अगर लोकसभा का मेंबर नहीं है या फिर अगर स्पीकर अगर रिजाइन करना है उसको तो स्पीकर को रिजाइन करेगा, या फिर रिजोल्यूशन से रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर। ऑल देन मेंबर मतलब क्या? अगेन इफेक्टिव मेजॉरिटी, लेकिन उसको 14 दिन का उसके लिए नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेप्यूटी स्पीकर, और बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। ही ऑल्सो प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग अगर स्पीकर आपका एब्सेंट है तो। बाकी एक सिर्फ इसमें चीज क्या याद रखनी है कि ही इज नॉट सब ऑर्डिनेट। ओके, ही इज नॉट सब ऑर्डिनेट टू योर स्पीकर, rather he derives his all the powers from parliament। सबको ये वाली चीज क्लियर कि सबऑर्डिनेट नहीं है कि भाई तुमको स्पीकर ने जो बोला है वही तुमको करना पड़ेगा, rather तुम क्या रहोगे? क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन? और ये पेस सही है क्या, ये भी बताओ मुझे जरा। अपनी ट्रेन एकदम मस्त स्पीड से चल रही है, धड़ा 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 धड़ा। ओके गुड, ठीक है। एक बार क्या है, सब आपका ब्रशअप हो जाएगा, पूरा का पूरा पॉलिटी का चैप्टर जो हम लोग 5 लेक्चर्स में हम लोग देख लेंगे सारे के सारे। ठीक है, बाकी आप लोगों को अप टू 10th लोकसभा यूजुअली स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर दोनों भी रूलिंग पार्टी के होते थे, लेकिन 11th लोकसभा से इन्होंने सोचा था कि ओपोजिशन से होगा, तो वो एक कन्वेंशन है, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखो। बाकी ये भी चीज याद रखना कि इनके जो ऑफिस जो है स्पीकर एज वेल एज डेप्यूटी स्पीकर के, ये आपको 1919 के एक्ट से ही मिलेंगे, तो 1921 से हम लोगों को मिलेंगे, तो बहुत पुराने हैं ये सब ऑफिस जो है वो। ठीक है, तो अब अगर समझो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों भी नहीं है, तो किसी को तो चेयरपर्सन के तौर पे काम करना पड़ेगा। तो हु इज दोस पर्सन? तो ये देखो आजकल आप लोग सुनते होंगे, देखो जो वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, किरीट पी सोलंकी बैठे रहते हैं वहां पे। तो समझो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों भी एब्सेंट है, तो उसके लिए लोकसभा ने अपना एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बना के रखा है, और उसमें 10 मेंबर जो आपके नॉमिनेट किए हैं। तो देखो ऑफिस अगर वैकेंट होता है तो आपको वापस से नया इलेक्शंस करवाना पड़ेगा, लेकिन एब्सेंट हो तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन एब्सेंट, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एब्सेंस एंड वैकेंट। वैकेंट मतलब भाई कोई रीजन हुआ है, मर ही गए हैं इसलिए। एब्सेंट मतलब भाई आज जो है तबियत वबियत सही नहीं है, या मुझे और कहीं बाहर जाना है तो आज मैं नहीं आ रहा हूँ। तो इन द केस ऑफ एब्सेंस, ठीक है, आपके पैनल ऑफ चेयरपर्सन आपके मेनली आते हैं। ठीक है, बाकी स्पीकर प्रोटेम क्या होता है? स्पीकर प्रोटेम मैंने आपको जस्ट बताया, इसका काम सिर्फ एक ही है कि सबको ओथ दिलवाओ, और ये टेम्पररी पीरियड के लिए यूजुअली सीनियर मोस्ट जो भी आपका मेंबर होता है आपके लोकसभा का, तो उसको इन लोग अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सेम गोज फॉर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ऑल्सो। तो योर वाइस प्रेसिडेंट इज ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, और बाकी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली इफ ही इज रिमूव फ्रॉम द वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। और अगेन इनका भी आपका इफेक्टिव मेजोरिटी से ही इनको भी निकालना पड़ता है। राज्यसभा को अगर निकालना है तो इफेक्टिव मेजोरिटी से पहले तो राज्यसभा से निकालो, उसके बाद में लोकसभा को आपका एसेंट लगता भी है तो लोकसभा से भी हाँ बुलवाना पड़ता है, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, दोनों के पावर और दोनों के सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि स्पीकर जो है वो आपका बेसिकली जॉइंट सिटिंग में ऊपर बैठता है और मनी बिल जो है वो खुद डिसाइड करता है, लेकिन ये वाली पावर राज्यसभा के चेयरमैन को नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एज दैट ऑफ स्पीकर, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सेम गोज फॉर डेप्यूटी चेयरमैन ऑल्सो, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन नहीं होता है, उसका आपका क्या होगा? इलेक्शन होगा। और जब भी तुम लोगों का ऑफिस वैकेंट होगा, मतलब इलेक्शन जो है वो कैसे कौन करवाएगा, तो उसकी डेट जो आपका वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, मतलब आपका चेयरपर्सन डिसाइड करेगा। और फिर उसका भी वही है कि भाई अगर मेंबर ही नहीं है राज्यसभा का, रिजाइन कर रहा है, तो इन सब कंटेक्स्ट में वो आपका मतलब ऑफिस से निकल जाएगा। ठीक है, एंड बाकी सब उसका भी सेम है कि ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू योर
he is not subordinate to the chairman, rather he is an independent person और independently अपनी power जो डिराइव करता है। तो जैसे लोकसभा में आपका पैनल ऑफ चेयरपर्सन हुआ करता था, वैसे ही यहाँ पे आपका पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन हुआ करता है। इफ स्पीकर, इफ योर चेयरमैन एज वेल एज डेप्यूटी चेयरमैन बोथ आर एब्सेंट, तो फिर कौन बैठेगा यहाँ पे? तो उस कंटेक्स्ट में आप लोगों के ये लोग जो है वो इनमें से कोई तो आके बैठेगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। फिर इन सबको पीछे सपोर्ट करने के लिए आपका सेक्रेटेरिएट होता है कि भाई आपको ऑफिसर भी तो चाहिए। तो ये जो है हेड कौन करता है? इट इज़ द सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो किधर गया? तो रिक्रूटमेंट और वगैरह इन लोग खुद ही करते हैं, एंड सेक्रेटरी जनरल जो है इनको हेड करेगा, ठीक है। तो वो इधर में बैठा रहता है। मैंने आपको बताया था, देखो ये है आपके सेक्रेटरी जनरल, और ये आप लोगों के और ऑफिसर्स आपको हेल्प करने के लिए, एंड दीज आर द एक्चुअल में मेंबर्स। फिर लीडर्स इन द पार्लियामेंट अगर हम बात करें तो कौन कौन से लीडर्स आपको मिलेंगे? तो लीडर ऑफ द हाउस होता है। यूजली प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर ऑफ द हाउस होता है, जिस भी हाउस का वो मेंबर होगा। लोकसभा का है तो वो हो जाएगा, राज्यसभा का है तो राज्यसभा में वो लीडर ऑफ हाउस हो जाएगा। और किसी एक दूसरे मिनिस्टर को इन लोग लीडर ऑफ हाउस जो है वो दूसरे हाउस में अपॉइंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल थावरचंद गहलोत अभी राज्यसभा में लीडर ऑफ हाउस है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? लीडर ऑफ अपोजिशन यूजुअली हम लोग एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जो कि अपने फर्स्ट जो स्पीकर हुआ करते थे जीवी मावलनकर, तो उन्होंने एक कन्वेंशन बनाया था कि जिस पार्टी को एटलीस्ट 1/10 जो है वो वोट मिला होगा, और उन सब के मतलब दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इनमें भी अगर मल्टीपल पार्टीज है तो जो लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके मेंबर को यूजुअली ऑफिशियल आपका ओपोजिशन का मेंबर जो वो अपॉइंट किया जाता है। बट सिंस पास्ट टू इलेक्शंस नो पार्टी इज सिक्योरिंग आप लोगों का 1/10 वोट, क्योंकि 1/10 के लिए आपको कितना चाहिए? 1/10 के लिए आपको 55 सीट्स चाहिए। किसी के नहीं है तो किसी को भी अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन कोई सैलरी वैलरी डिराइव करता है क्या? तो ऑफिशियली उसका कहीं पे डिफाइन नहीं किया है, तो कन्वेंशन फॉलो करे, लेकिन उसका सैलरी वैलरी जो है वो फिक्स आपका द सैलरी एंड अलावेंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, तो वहां से वो बेसिकली आपकी डिराइव करता है, ठीक है। तो इतना ही है बस, उसको एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। फिर आपका आता है विप। तो एंटी डिफेक्शन प्रोविजन में आप सबने सुना है कि पार्टी ने अगर तुमको कोई लाइन दी हुई है, डायरेक्शन दी हुई है, तो उस डायरेक्शन में ही आपको वोट करना होता है। लेकिन ये डायरेक्शन देने के लिए, ये डायरेक्शन इंश्योर करने के लिए तुम्हारा एक बंदा तो होना चाहिए जो फ्लोर पे सब मैनेज करेगा। तो बीजेपी का देखो, अब हर एक पार्टी अपना विप अपॉइंट करती है। बीजेपी का राकेश सिंह है, और लोकसभा में और राज्यसभा में जो है वो शिव प्रताप शुक्ला है, ठीक है। और विप जो है वो आप लोगों की 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन विप दी जा सकती है। तो 3 लाइन जो वो स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ विप है, और इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको हाजिर होना ही पड़ेगा। तो अटेंडेंस इज ऑल्सो कंपलसरी एज वेल एज द डायरेक्शन इन विच वी हैव आस्क्ड कि भाई आपको इस डायरेक्शन में जो वोट करना पड़ेगा, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप सबको विप जो है वो क्लियर हो गया है। एवरीवन, लीडर्स क्लियर हुए सबको? ओके गुड। इतना फास्ट बोल रहा हूँ, मुंह सूख गया है। ठीक है। अगला जो है वो है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट की, भाई कितने सेशंस होते हैं हमारे और क्या क्या सेशंस में आपको दिखेगा। तो सबको पता है अभी जो सेशन चल रहा है वो है बजट सेशन। फिर जुलाई से सितंबर के बीच में आपका एक और सेशन होता है जिसको हम मानसून सेशन बोलते हैं। फिर आपका विंटर सेशन आता है। तो यूजुअली आप लोगों को ऐसे जो है वो 3 सेशन जो देखने को मिलेंगे। तो इन सेशंस का समनिंग मतलब क्या है? प्रेसिडेंट जो इनको बुलाता है कि भाई आओ, और जो भी आपके बिल विल जो पेंडिंग है उन सब पे, और जो एजेंडा है उसको कंप्लीट करो। एडजर्नमेंट क्या होता है? एडजर्नमेंट मीन्स कि भाई सब लोग हो हुल्ला कर रहे हैं, यहाँ पे शोर वगैरह मचा रहे हैं, और जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है। तो इट इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, ही और शी विल बेसिकली एडजर्न इट। ओके, तो उसका काम है इसको एडजर्न करना। एडजर्न मतलब क्या है कि आपकी सिटिंग जो है, तो टेम्पररी आपकी सिटिंग जो है वो आप लोग मे बी कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए आप लोग जब क्या बोलते हैं नाम, रोक देते हो, तो उसको हम लोग जो है वो एडजर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे जो है, जस्ट अ सेकेंड।
एम आई ऑडिबल एवरीवन? ओके गुड। तो एडजर्नमेंट आपकी सेटिंग होती है, ठीक है। फिर आपका एडजर्नमेंट सिनेरियो मतलब जब आपका काम पूरा का पूरा हो जाए कि भाई हाँ हम लोगों ने सारी बातें बातें कर ली अपनी और सारा काम अपना हो गया है, तो एडजर्नमेंट सिनेरियो। तो एडजर्नमेंट सिनेरियो विल नॉट जस्ट एंड योर सिटिंग बट इट विल ऑल्सो एंड योर सेशन। तो पूरा का पूरा सेशन हो जाता है और इसमें आप लोग कोई डेट नहीं बताते हो कि भाई कब जो है वो तुम लोग वापस से मिलने वाले हो, ठीक है। अगला जो है वो है प्रोरोगेशन, एंड प्रोरोग कौन करेगा? अगेन प्रेसिडेंट करेगा। तो ये एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट सिनेरियो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, और प्रोरोगेशन जो है वो आपका अगेन प्रेसिडेंट करेगा कि भाई हो गया तुम्हारा काम दाम, तो फिर अभी वापस से घर को जाओ। और पांचवी जो चीज होती है उसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। डिसोल्यूशन मतलब क्या? डिसोल्यूशन मतलब कि आप लोगों का लोकसभा जो है तो उसके लाइफ को ही तुम खत्म कर दो। लोकसभा के लाइफ को खत्म कर दो मतलब क्या? कि भाई तुम्हारा जो है लोकसभा जो है उसको जो भी अपना 5 साल का जो टर्म था वो इसका पूरा हो गया है और अब नई लोकसभा आनी चाहिए, तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो अभी तक अगर मेजॉरिटी एंजॉय कर रहा है पार्लियामेंट में, इफ ही बेसिकली सेज कि आपका जो है वो क्या कहते हैं नाम, इफ ही बेसिकली सेज कि इसको डिसॉल्व कर दिया जाए, तो फिर प्रेसिडेंट जो है उस कंडीशन में भी आपका लोकसभा को डिसॉल्व करता है, क्योंकि आपको कभी कभी स्नैप पोल्स जो वो करवाने होता है, ठीक है। तो आई होप सबको ये सब चीजों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा, और एडजर्नमेंट प्रोरोगेशन में भी आप लोगों को डिफरेंसेस जो पता चल गए होंगे, ठीक है। बाकी देखो ये वाला थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है कि बिल आपका कब कब लैप्स होगा और कब कब नहीं होगा। तो अगर लोकसभा में पेंडिंग है, चाहे वो आपका लोकसभा से ही आया हो या राज्यसभा से ही आया हो, और अगर आप लोगों की लोकसभा इलेक्ट होके आती है, तो उधर में आपका बिल जो है वो लैप्स हो जाएगा और आपको वापस से बिल को री इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर लोकसभा जो है, ठीक है, उसमें अगर बिल जो है वो आपने लोकसभा में पास तो कर लिया है, लेकिन राज्यसभा में अगर जो है वो पेंडिंग है, तो फिर उसको हम लोग लैप्स बोलेंगे। फिर इफ अ बिल, ओके, तो ये 3 बिल जो वो आपके बेसिकली लैप्स हो जाते हैं। कौन कौन से? कि लोकसभा में ही पेंडिंग है, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पेंडिंग है, तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई लैप्स हो गया तू। और अगर लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक है, तो अभी तक तो वो वाला भी जो है वो आपका बिल जो है वो लैप्स हो जाता है। और बाकी के सारे बिल जो है वो आपके लैप्स नहीं होंगे कि भाई ज्वाइंट सिटिंग बुलवाई हुई है, प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए पड़ा हुआ है, और राज्यसभा में ही ओरिजिनेट हुआ है लेकिन लोकसभा में नहीं आया था, ठीक है। तो इन सब कंटेक्स्ट में आपके बिल जो है वो लैप्स नहीं होते हैं। तो ये डिसोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। कोरम मतलब एक मिनिमम मीटिंग आपकी चलाने के लिए आपको कुछ मेंबर्स तो चाहिए, उसको हम लोग कोरम बोलते हैं। वोटिंग कैसे कैसे होती है आपकी? तो वोटिंग जो है इसमें 3 मैकेनिज्म्स है आपके। एक तो ये भाई आप लोग जो है वो खुद ही अपना मतलब 3 मैकेनिज्म क्या है कि एक तो आप लोग जो है वो इनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे दो कि भाई आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू आप लोग वोट करोगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप लोग डिवीजन ऑफ वोट मांग सकते हो कि भाई किसने कौन से पार्टी ने कितना वोट किया, कितने कितना एब्सेंट किया वगैरह। दूसरा होता है आपका वॉइस वोट। वॉइस वोट मतलब क्या? वॉइस वोट मतलब चिल्ला के लोग बोल रहे हैं कि डू यू सपोर्ट दिस बिल। अगर किसी ने बोला यस तो फिर आई, तो फिर ये हो गया आपका यस। किसी ने बोला नो तो आपका नो हो गया, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो है आप लोगों का कि भाई एक किनारे में खड़े कर देते हैं कि भाई हाँ बोलने वाले कितने लोग हैं, ना बोलने वाले कितने लोग हैं। तो डिवीजन ऑफ वोटिंग इज नॉट पॉसिबल इन दीज 2 केसेस, बट यहाँ पे आपका डिवीजन ऑफ वोटिंग जो है वो पॉसिबल है। तो ये आप लोग जो देख रहे हो, सो दिस ABST डज नॉट मीन एब्सटेन एब्सेंट, इट मीन्स एब्सटेन कि भाई कितने लोगों ने एब्सटेन किया है, ठीक है। एब्सटेन मतलब आप प्रेजेंट हो लेकिन वोट नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वोटिंग प्रोसीजर हैपेंस। बाकी व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट? यूजुअली हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। और ये आपकी इंग्लिश जो है इट वाज टू डिसकंटिन्यू आफ्टर फ्यू इयर्स, बट जब साउथ स्टेट्स में जब इन्होंने एकदम हो हल्ला मचाया कि भाई इंग्लिश जो डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, तो उस कंटेक्स्ट में फिर आप लोगों का इसको वापस से कंटिन्यू कर दिया गया। तो अभी 1965 से ये आप लोगों की कंटिन्यूड है, ऑफिशियल एक्ट 1963 से। और अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो तुमको अपनी मदर टंग में भी बोलने के लिए अलाउ कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ इतना है कि मेंबर जो है तो आपको अगर मदर टंग में अलाउ कर रहा है तो उसका ट्रांसलेशन जो है वो साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन भी तुमको देना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट द योर लैंग्वेजेस इन पार्लियामेंट। बाकी राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल क्या है?
सिंपल सी बात है, वो किसी भी हाउस में प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मिनिस्टर जो वोट कहाँ करेगा, जिस हाउस का वो मेंबर है। अटॉर्नी जनरल वोट कहीं नहीं कर सकता है। और कमिटी में भी उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी कमिटी में अगर उनको पार्टिसिपेट करना है तो उन लोग कर सकते हैं। तो ये इनके राइट्स है। लेम डक सेशन मतलब कि भाई अगर न्यू आपकी लोकसभा इलेक्ट होके आई हुई है, लेकिन अभी भी ओल्ड अगर लोकसभा आपकी कंटिन्यू हो रही, तो उसको लेम डक सेशन बोला जाता है। और लेम डक एमपीज किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट होके अगली बार नहीं आ पाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग लेम डक एमपीज बोलते हैं। तो आई होप ये सब लीडर और ये सब चीज़ें भी आपको क्लियर हुई है। अब हम लोग देख लेते हैं डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के आपके डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो डिवाइसेस में क्या है कि अगर किसी दिन, अभी जैसे आप लोग देखते ही होंगे आजकल ये लोकसभा राज्यसभा इन सब के मीटिंग्स जो आपके चलते रहते हैं, सबसे पहले जो वो आपका क्वेश्चन आर होता है, क्वेश्चन आर के बाद में आप लोगों का जीरो आर होता है, जीरो आर के बाद में आप लोगों का एक लंच ब्रेक होता है, लंच के ब्रेक के बाद में इन लोग कोई अगर लॉ वगैरह पास करना है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एजेंडा ऑफ द डे। तो इन लोग एजेंडा ऑफ द डे जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आर में क्या होगा, तो भाई आपके क्वेश्चन पूछेंगे एग्जीक्यूटिव से, बट जरूरी है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव से ही पूछे जाए, आंसर इज नो। कभी कभी प्राइवेट मेंबर से भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आर ऑफ थ्री टाइप्स, स्टार्ड, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस। तो स्टार्ड एज वेल एज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आंसर्ड ओरली, ठीक है। एंड अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है वो आपका रिटर्न आंसर उसका दिया जाता है। फिर उसके बाद में आपका जीरो आर होता है, जो कि एक इंडियन इन्वेंशन है, और इसमें आप लोग विदाउट नोटिस जो आपको क्वेश्चन पूछना है, आप लोग बिंदास वो सारा का सारा क्वेश्चन जो है पूछ सकते हो। तो ये जीरो आर इंडियन इन्वेंशन है, जो कि हम लोगों ने 1962 से हम लोगों ने खुद नहीं बनाया हुआ है। फिर आपके मोशंस आते हैं। तो मोशंस क्या होते हैं, मोशन मतलब इट इज नथिंग बट रिटन ओपिनियन, कि जो भी है भाई मेरा रिटन ओपिनियन ये है, हम लोग जो है वो ये वाली बातें कर रहे हैं, ठीक है। कि होता क्या है कि अब 550 लोग हैं आपके, और ये 550 लोग जब एक दूसरे के साथ में डेलिब्रेट करेंगे, बातें करेंगे, तो अगर सिर्फ बातों से काम चलेंगे तो फिर तो कुछ आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए तुम लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने जो मोशन शुरू किए हुए हैं। तो मोशन क्या है कि नो डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट ऑन द मोशन मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कि आपको अगर किसी भी चीज़ के बारे में बात करना है, कि भाई आपको लगता है कि भाई ये वाली गवर्नमेंट जो गिर जानी चाहिए, तो आपको अगर ये वाली बात रखनी है तो यू हैव टू गिव इट इन द राइटिंग एंड द मोशन in which you will be saying that this government does not enjoy the majority will be called as the no confidence motion. Everybody clear what is motion? ओके गुड। तो दिस इज अबाउट द मोशन। बाकी आप लोगों का मोशन जो है फिर अलग अलग आपके टाइप के होते हैं। सब्सटैंटिव है, सब्स्टिट्यूटिव है, सब्सिडरी है। तो सब्सटैंटिव मतलब जो खुद अकेली खड़े हो सके, उस मोशन को हम लोग सब्सटैंटिव मोशन बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या, एक ए मोशन थी उसको रिप्लेस करके आपकी दूसरी मोशन जो आ रही है उसको हम बी मतलब सब्स्टिट्यूटिव मोशन बोलते हैं। और सब्सिडरी मतलब भाई कि आपका ए था, ए के अंडर में ही आपका काम करेगा। फॉर एग्जांपल अमेंडमेंट जो है वो आपकी सब्सिडरी मोशन होती है, ठीक है। आपको अमेंडमेंट वगैरह करनी है, सब्सिडरी मोशन होती है। अब देखो भाई, तुम किसी चीज पे डिबेट कर रहे हो, उसको तुमको डिबेट को खत्म करना है, तो जो मोशन तुम लेके आओगे उसका नाम है क्लोजर मोशन। भाई इनफ ऑफ द डिस्कशन, नाउ लेट अस पुट दिस थिंग टू वोट। तो आप लोग सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर एंड गिलोटिन क्लोजर। गिलोटिन मतलब चाहे डिस्कस किया हो नहीं किया हो सबको काट दो और अपना डिस्कशन हो गया, बस ऐसे ही बोलो। प्रिविलेज मोशन क्या होती है, प्रिविलेज मोशन की भाई अगर कोई मिनिस्टर तुम लोगों से इंफॉर्मेशन या तो बचा रहा है, छुपा रहा है, कि आपने इंफॉर्मेशन मांगी और नहीं दे रहा है, और अगर दे रहा है तो इनकरेक्ट दे रहा है, तो उस समय बोलते हैं कि भाई हमारा तुमने प्रिविलेज जो ब्रीच किया हुआ है, तो दैट इज प्रिविलेज मोशन। व्हाट इज कॉलिंग अटेंशन मोशन, तुम्हारा एक आधे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर पब्लिक अर्जेंट अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पर जब तुमको ध्यान दिलवाना है, तो तुम कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आते हो। एंड दिस इज अगेन इंडियन इन्वेंशन सिंस 1954, ठीक है। सिंस 1954 अगेन इट्स एन इंडियन इन्वेंशन। फिर आपका आता है एडजर्नमेंट मोशन। एंड व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन? तो एडजर्नमेंट मोशन मतलब कि सडनली एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर जो है वो तुम्हारे सामने आ गया है, और अब उसको तुमको एकदम डिस्कस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बेसिकली आपको देना होता है। लेकिन एडजर्नमेंट मोशन की एक प्रॉब्लम क्या होती है, दैट यू ऑल नो दैट देर इज ऑलवेज एन एजेंडा ऑफ द डे, कि भाई आपका एजेंडा डिसाइडेड होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
तो एजेंडा तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाता है, एंड सिंस इट गेट डिस्टर्ब्ड तो इट इज व्हाट, इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म। तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म है तो इसको भी आपका 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। सबको क्लियर एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है? कि आपको मिनिमम 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, कम से कम आप लोगों को 2.5 घंटे से ज्यादा इसका डिस्कशन करना होगा, एंड एन एलिमेंट ऑफ सेंसर इज इन्वॉल्व, एंड दैट इज व्हाई adjournment motion is one of the extraordinary device. So see, what I'm trying to tell you here is there is difference between adjournment sine die, and adjournment motion. So always be careful what is the word that has been mentioned. Adjournment will be you are adjourning a sitting. Adjournment sine die is you are adjourning a session. Okay, and adjournment motion is, it is a motion where you will be drawing some attention of government towards a public importance, but it is one of the extraordinary device. ठीक है? Then comes no confidence motion, and no confidence motion I don't need to give you even introduction कि भाई गवर्नमेंट जो है वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं रखती है यहाँ पे, तो उनके अगेंस्ट में आप लोग कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ सकते हो, बट यूजुअली नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ब्रॉट बाय द opposition. But confidence motion is always will be brought by the government. कि भाई गवर्नमेंट जो है, जैसे कि सचिन पायलट, ओके, तो उनकी गवर्नमेंट जो है, so they wanted to tell that contrary to the opinion of BJP that they have lost the majority, basically they wanted to show that we enjoy the majority, so you can bring such kind of confidence motion and you can prove that we are still enjoying the majority. Then there is also censor motion, and in censor motion basically it is a little bit different from no confidence motion. Censor means निंदा, हिंदी में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कि भाई इन लोगों ने ये चीज जो गलत की हुई है, तो it should state what is the reason for its adoption. It can be moved against individual minister or group of minister or entire council of minister, but no confidence motion सबके अगेंस्ट में आप लेके आते हो, और इसका एडॉप्शन अगर हुआ लोकसभा में तो तुम्हारी तो बैंड बज गई भैया, फिर तो तुमको टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। अगर ये पास होता है तो सिर्फ एक आधे किसी मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, बट इसमें आपको पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो रिजाइन करना पड़ेगा। अभी आप लोग मोशन ऑफ थैंक्स आजकल न्यूज में पढ़ भी रहे होंगे, प्रेसिडेंट साहब आप इतने दूर से आए और अपना टाइम जो है यहाँ पे वेस्ट किया, या सॉरी इन्वेस्ट किया, तो इसके लिए फिर हम तुमको धन्यवाद बोलते हैं, तो उसके लिए मोशन ऑफ थैंक्स होती है। ऐसे ही कुछ जिनका नाम वाम नहीं दिया जाता उसको नो डे येट नेम्ड मोशन बोलते हैं। कुछ अगर आप लोग, ये इंडिया में यूज नहीं होती है डायलेटरी मोशन, बट अगर किसी लेजिस्लेशन को तुमको थोड़ा सा स्लो डाउन करना है तो यू कैन यूज दिस डायलेटरी मोशन। व्हाट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर? दैट इज गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग बाय द रूल्स, कि आपके लॉज और रूल्स जो है उसके हिसाब से अगर नहीं जा रहे हैं तो ओपोजिशन यूजुअली रेजेस द पॉइंट ऑफ ऑर्डर कि लॉज में ये नहीं लिखा हुआ है आपका। अगर कभी कभी हम लोग दिखाते हैं ना कि देख भाई यहाँ पे ये लिखा है, वहाँ पे लिखा वो लिखा है, तो आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है, ठीक है। बाकी हाफ एन आवर डिस्कशन वगैरह ये सब फालतू चीज़ें हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की आप लोग हाफ एन आवर के लिए करोगे, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करोगे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम लोग मोशन के बाद में एक और इशू पे आते हैं जो कि है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज ऑल्सो रिटन ओपिनियन ओनली, बट what is the difference between motion and resolution then? If both are written opinion, then what is the difference between it? Can anybody tell me? Yes? कोई बताएगा भाई? सिखाया मैंने तुमको? Nobody? सिमरन? मुस्कान? बताओगे या नहीं पता? अरे भाई नहीं पता तो नो लिखो, सिंपल। ओके सिमरन नहीं, सी बोथ आर written opinion only, okay, motion as well as resolution. Then what is the difference is every motion is not voted upon. मतलब क्या है कि मोशन पे वोट हो भी सकता है
या फिर नहीं भी हो सकता है, तो इट कैन बी वोटेड और इट मे नॉट बी वोटेड, बट व्हेन यू आर ब्रिंगिंग एनी रेजोल्यूशन सो इट विल ऑलवेज बी वोटेड, कि इस पे वोट हमेशा ही आपका होगा। क्लियर? सबको क्लियर? तो एक्चुअली इट इज सेड दैट resolution is type of a motion only, but every motion is not voted upon, but every resolution will be voted upon। तो यही आपका जो मेजर डिफरेंस है। तो एक छोटा सा टेक्निकल डिफरेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। बाकी रेजोल्यूशन जो आपके 3 टाइप के होते हैं, एक प्राइवेट मेंबर का रेजोल्यूशन कि प्राइवेट मेंबर लेके आ रहा है, गवर्नमेंट का रेजोल्यूशन, और अगर किसी एक्ट के संदर्भ में कोई मिनिस्टर लेके आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। ठीक है? तो जब जम्मू एंड कश्मीर का आपका जो रेजोल्यूशन लाया था, मतलब कि इसको आर्टिकल 370 को हटा दिया जाए, so that was one of the statutory resolution। and as I said, what is the difference between resolution and motion? All resolutions come in the category of substantive motion, and you know these are particular type of motion। और बाकी आप लोगों को मैंने बताया कि all motion need not necessarily be substantive। और दूसरी बात, every resolution are required to be voted upon, but not with the case of the motion। So this was about resolution and motion, also discussion etc etc। और एक आपका यूथ पार्लियामेंट नाम का पार्लियामेंट जो टाइम टू टाइम आपका चलते रहता है, जो कि बेसिकली लोगों को इंस्पायर कर रहा है कि आप लोग जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स बनो। बिल टू एक्ट की जर्नी हम लोग एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद में लिखेंगे, ठीक है? बिकॉज बोलते बोलते मैं बहुत थक गया हूँ, तो अभी हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? तो तब तक आप लोगों को ये प्रोसेस अगर पढ़नी है तो आप लोग पढ़ सकते हो। I'll see you in 5 minutes।
शुड वी स्टार्ट? ओके, आप बोलते रहोगे सर हमेशा 5 मिनट का बोल के जाते हो लेकिन कभी 5 मिनट में वापस नहीं आते हो, बराबर है ना वैष्णवी? अच्छा है, थोड़ा तुम्हारे भी भेजे को आराम मिलता है। चलो ठीक है, अभी जो है वो अपने को बिल टू एक्ट की जर्नी देखनी है। सिंपल है भाई, बिल टू एक्ट की जर्नी क्या है? या तो लोकसभा से उनका मेट्रो स्टेशन शुरू होगा या फिर राज्यसभा से उनका मेट्रो स्टेशन शुरू होगा। भाई लोकसभा से अगर शुरू हुआ तो पहले फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और फिर थर्ड रीडिंग। इसमें से फर्स्ट रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट रीडिंग है वो है तुम्हारी सेकेंड रीडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें सारा जो तुम्हारा बिल जो है उसको एक फाइनल शेप जो है वो मिलने वाला है। फर्स्ट रीडिंग में क्या है, तुम लोग बस इंट्रोड्यूस करोगे और इंट्रोडक्शन के बाद में ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करोगे और इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह बताओगे कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ये इस बिल का है। फॉर एग्जांपल समझो भी क्रिप्टो करेंसी का कोई बिल लेके आते हैं तो उसमें बस बता दोगे भाई क्रिप्टो करेंसी हम लोग बैन करना चाहते हैं, ऑफिशियल गैजेट में हमने ये बिल जो है वो डाल दिया है। ये होता है आपका फर्स्ट रीडिंग यूजुअली। और थर्ड रीडिंग जो होता है उसमें भी एक सिंपल सा काम है आपका। क्या सिंपल सा काम है कि या तो आप यस बोलोगे या फिर आप नो बोलोगे, दैट्स इट। मतलब क्या? मतलब इसमें वोटिंग होगी। तो बिल टू एक्ट की आपकी वोटिंग होने वाली है इसमें, तो सिंपल एकदम, कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना है। तो फर्स्ट एंड थर्ड रीडिंग का तो देखो भाई कोई लोड ही नहीं होता है। जो भी तुमको लोड है वो है सेकेंड रीडिंग का, क्योंकि सेकेंड रीडिंग में तुमको 3 स्टेजेस मिलेंगी। 3 स्टेजेस कौन कौन सी? फर्स्ट जो है वो है आपकी जनरल डिस्कशन स्टेज, सेकेंड स्टेज जो है उसको हम लोग बोलते हैं कमिटी स्टेज, और तीसरी जो स्टेज है उसको हम बोलते हैं कंसिडरेशन स्टेज। तो इन तीनों में फर्क क्या है? भाई जनरल डिस्कशन वाला जो फेज है उसमें तुम जनरली डिस्कस करोगे कि भाई क्रिप्टो करेंसी हमने बैन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या उसके फायदे है क्या नहीं है, ओपोजिशन कुछ चिल्लाएगा, ये कुछ चिल्लाएगा, वो कुछ चिल्लाएगा। कमिटी स्टेज में आप लोगों को याद, मतलब पीछे के लेक्चर्स जो हम लोगों ने कवर किए उसमें आपको याद होगा कुछ डिपार्टमेंटल कमिटीज होती है आपकी। तो अगर डिपार्टमेंटल कमिटी से कुछ लेना तो ले सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन होते हैं कि एक सिलेक्ट कमेटी बनाओ। सिलेक्ट कमेटी में सारे एक्सपर्ट जो भी तुम्हारे लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन सबको बोलो कि भाई तुम जो है इसको स्टडी करो, डीप में स्टडी करो, और डीप में स्टडी करने के बाद में हमको रिपोर्ट दो। तो डीप में स्टडी करो प्लस रिपोर्ट दो। या फिर दूसरा है भाई ज्वाइंट कमेटी बनाओ कि भाई लोकसभा की और राज्यसभा दोनों की मिलकर तुम जो है ज्वाइंट कमेटी बनाओ और उन लोग भी डीप स्टडी करें, उसके बाद में रिपोर्ट जो है वो अपनी आगे भेजें। तो कभी कभी आप लोग नीचे, मतलब अगर कोई बिल का पीआरएस के अगर आप लोग साइट पे जाओ तो वहां पे आपको दिखेगा कि ऐसा लिखा होता है कि सिलेक्ट कमेटी है, ज्वाइंट कमेटी है, उसका क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसमें कभी कभी रिपोर्ट कमिटी स्टेज वगैरह लिखा हुआ होता है। तो वो कमिटी स्टेज जो है वो आप लोग देख सकते हो उसमें कि भाई क्या उसमें बोला हुआ है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फिर आपका कंसिडरेशन स्टेज है, और मेन मतलब सारा काम यहाँ पे होता है। तो देखो आपको याद है क्लोजर मोशन, डू यू रिमेंबर क्लोजर मोशन कि इनफ ऑफ द डिस्कशन नाउ लेट अस पुट टू द वोट। तो ये आपका कंसिडरेशन स्टेज में ये सब काम चलता है कि कंसिडर अब कौन करेंगे, पार्लियामेंटेरियन जो कंसिडर करेंगे कि हम लोगों ने ये वाला लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कमिटी स्टेज में कमिटी कंसिडर कर रही है, इसकी रिपोर्ट आ गई है, इन रिपोर्ट के बेसिस पे इन लोग स्टडी करेंगे और बताएंगे भाई कौन कौन सा क्लॉज चाहिए कौन कौन सा नहीं चाहिए करके। ओके, तो आई होप सबको ये 3 स्टेजेस जो इनकी है कमिटी आपकी सेकेंड रीडिंग में, कि भाई आपकी कमिटी स्टेज है, उसके बाद में आप लोगों की नेक्स्ट जो है वो कंसिडरेशन स्टेज है, और उससे पहले जनरल डिस्कशन स्टेज है। तो जनरल डिस्कशन जब तुम्हारा होता है तो अब देखो, अगर तुम गवर्नमेंट में रहोगे तो तुम क्या करोगे? गवर्नमेंट में हो तो तुम यही कोशिश करोगे कि भाई जैसे ही तुम्हारा जनरल डिस्कशन हो जाए सीधा आप लोग कंसिडरेशन स्टेज पे भेज के वोटिंग करवा लो, क्योंकि तुमको पता है कि अगर ये कमिटी स्टेज पे गई तो 4-5 महीनों का बिना फालतू का टाइम पास है। तो इसलिए ओपोजिशन हर बार चाहेगी कि कमिटी स्टेज पे जाए, और यूजुअली आपकी गवर्नमेंट जो वो क्या चाहेगी, कंसिडरेशन स्टेज पे जाए। तो जनरल डिस्कशन के बाद में आपके पास में 4 ऑप्शन होता है कि एक, टेक इट फॉर द इमीडिएट कंसिडरेशन, और आप लोग जो है डेट बता दो कि कब से हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। गवर्नमेंट इज ऑलवेज आफ्टर जनरल डिस्कशन इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। opposition will be interested in either send it to the select committee और send it to the joint committee, या फिर आप लोग इसको, आप लोग जो है पब्लिक के ओपिनियन के लिए भेज दो। ये आप लोगों का होता है बिल टू एक्ट का जर्नी। तो आई होप सबको समझ में आया है फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, सेकेंड रीडिंग में क्या होगा और थर्ड रीडिंग में क्या होगा। और जब यहाँ से क्लियर हुआ तो अगले हाउस में जाएगा, अगले हाउस में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगी। अगर दोनों का सब कुछ सेम मैच हुआ है, ओके,
तो ये सीधा यहीं से आपका आगे चले जाएगा प्रेसिडेंट के रास्ते पे। और अगर नहीं हुआ है फिर आप सबको पता है कि ऑप्शन आपके पास में वो है जॉइंट सिटिंग। सबको क्लियर? ओके, तो नाउ गुड थिंग वुड बी दैट आई वोंट हैव टू एक्सप्लेन ऑल दिस पार्ट जो आपका आगे लिखा हुआ है, बट यस आई विल हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द बिल। तो बिल आर यूजुअली मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल। सबको एक इन सब फेज से पास करना पड़ता है, बट सिर्फ मनी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। बाकी आपके फाइनेंशियल एंड ऑर्डिनरी बिल एकदम नॉर्मल प्रोसीजर से ही आपके जाते रहते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 4 आपके बिल है अलग अलग टाइप के, वो सब बिल हम लोग देखेंगे। इसमें ही हम लोग पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल भी बोल सकते हैं। भाई पब्लिक बिल प्राइवेट बिल मतलब क्या है? यूजुअली अगर कोई मिनिस्टर किसी बिल को लेके आता तो हम उसको पब्लिक बिल बोलते हैं, और प्राइवेट बिल अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं वो लेके आता है तो आप लोगों का प्राइवेट मेंबर बिल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक और फर्क होता है। ऑर्डिनरी बिल में मैंने आपको बताया फर्स्ट रीडिंग के बाद सेकंड रीडिंग में आपके 3 स्टेजेस, स्टेज फॉर जनरल डिस्कशन, इधर में आपके पास में 4 ऑप्शंस, ठीक है। एंड देन यू हैव कमिटी स्टेज, यू हैव कंसिडरेशन स्टेज, अमेंडमेंट वगैरह जो करने हैं वो यही करते हो, एंड लास्टली आप लोग थर्ड रीडिंग में जाते हो, और इधर आई नो वगैरह करने के बाद में सेकेंड हाउस में भेजते हो। तब सेकेंड हाउस के पास में 4 ऑप्शन है कि या तो बिल को आप लोग जो है वो जैसा भेजा है वैसा का वैसा पास कर लो विदाउट अमेंडमेंट, या फिर आप लोग जो है वो ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर रहे हो कि भाई मानता ही नहीं हूं, या फिर अमेंड कर रहे हो उसमें, या फिर आप लोग 6 महीने के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो पहले इशू में तो कोई इशू नहीं है, पहले इशू में कोई इशू नहीं क्योंकि अब सीधा प्रेसिडेंट के पास जाएगा। बट अगर दूसरा, तीसरा या चौथा कंडीशन अगर आपका आता है तो इट विल बी लाइक कि आप लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा, देन यू विल हैव टू कॉल फॉर अ जॉइंट सिटिंग, बिकॉज देन इट वुड बी कंसिडर्ड दैट डेडलॉक हैज हैपेंड नाउ, और डेडलॉक में आप लोग फिर जॉइंट सिटिंग बुलाते हो। दिस इज हाउ यू विल सी ऑन द पीआरएस लेजिस्लेचर, ठीक है। और डेडलॉक में आप लोगों का फिर प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलवा के काम करता है। बाकी जब प्रेसिडेंट के पास में बिल जाता है तो प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शंस होते हैं, हाँ बोलो, ना बोलो, या फिर रिटर्न करो। लेकिन रिटर्न किया है आपने, और रिटर्न के बाद में अगर तुम्हारा वापस से पास करके अगर प्रेसिडेंट को भेजा है पार्लियामेंट ने, देन इट बिकम्स कंपल्सरी अपॉन प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट ओनली, ठीक है। तो ये वाली बात जो है वो याद रखिएगा, और उसके बाद में उसको स्टैट्यूट बुक में इसको जो वो डाल दिया जाता है, ठीक है। अब ये तो था आपके ऑर्डिनरी बिल की जर्नी। अब हम लोग मनी बिल की जर्नी देखते हैं। तो पहले तो मनी बिल क्या है, तो भाई 100 आर्टिकल नंबर 110 एकदम अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए अपना। क्यों? क्योंकि 2018 में एकदम टिपिकल क्वेश्चन जो इन लोगों ने पूछ लिया था आपसे मनी बिल के बारे में। तो मनी बिल क्या है कि अपने पास में जो वो 3 टाइप के फंड्स हैं। तो लेट मी जस्ट एक सेकंड, हम लोग कैसे इसको एक्सेस करते हैं कि मुझे सारे स्लाइड दिख जाए। ऑप्शन स्क्रीन लस्ट व्यूड, एनीवेज छोड़ो, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे ही भागते हैं कि गवर्नमेंट के पास में 3 टाइप के फंड होते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 266 के अंडर में 2 फंड्स बने हुए हैं, एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और तीसरा जो होता है वो है आपका कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया विच इज फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल नंबर 267। तो व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? भाई जैसे अपना बैंक अकाउंट होता है वैसे ही गवर्नमेंट का बैंक अकाउंट है, जो भी पैसा आएगा या जाएगा वो सब किस अकाउंट में होगा उसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो सारा रेवेन्यू, सारा का सारा आप लोगों का खर्चा, मतलब एक्सपेंडिचर, पेमेंट जो है आपका, जो ऑथराइज आप कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी थ्रू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो सारा पैसा इसमें आपका आता है और जाता है। देन व्हाट इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया? तो पब्लिक अकाउंट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन डिराइव दैट इट डज नॉट बिलोंग टू गवर्नमेंट एट ऑल। तो कौन है इसका राजा? इसका राजा ऑब्वियसली विल बी द जनरल पब्लिक। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना के अंडर में अगर आप कोई अकाउंट खोलते हो तो उसमें आपका पैसा जो है वो सीधा का सीधा इस सुकन्या समृद्धि योजना में जा रहा है, और ये पैसा जो है वो आपका पब्लिक का है। तो गवर्नमेंट जो उसको सिर्फ अपनी बिहाफ पे रख रहा है, लेकिन पैसा पब्लिक का है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में देखो तुम्हारा पैसा कहां से आ रहा है, आपको टैक्स हो गए, नॉन टैक्स हो गए, इधर से पैसा आ रहा है, और इन सब चीजों के लिए एक्सपेंडिचर आप लोग कर रहे हो, या लोन वगैरह जो भी ले रहे हो, ये सब पैसा आपको आ रहा है। तो ये पैसा किसका है? गवर्नमेंट के बाप का है, गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट का पैसा इसलिए उसको हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलेंगे। पब्लिक का पैसा इसलिए हम उसको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बोलेंगे। अब एक कंटिजेंसी की, भाई कुछ अगर
आकस्मिक अगर कुछ हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पार्लियामेंट ने लॉ के थ्रू एक कंटिजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ है, जो कि प्रेसिडेंट जो है उसके डिस्पोजेबल के लिए फंड दिया हुआ है। तो प्रेसिडेंट को जब लगे वो उसको उसमें से पैसे वैसे निकाल सकता है। तो यूजुअली 500 करोड़ रुपए उसमें डाल के रखते हैं, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन उसको होल्ड करता है कि भाई उसके सब जो है वो फंड का ध्यान व्यान देना है, तो इट इज द फाइनेंस सेक्रेटरी। तो फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो ही विल बी होल्डिंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के फंड्स हैं। तो ये 3 फंड के बारे में हमने क्या सीखा कि भाई ये पूरा गवर्नमेंट का पैसा है, ये आपने प्रेसिडेंट को दिया हुआ है, और ये पूरा पब्लिक का पैसा है। तो व्हेन वी सी ओके, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से एक तुमको रुपया भी निकालना है, अगर एक फुटी कौड़ी भी अगर तुमको निकालनी है, तो उसके लिए तुमको हर बार पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन चाहिए। पार्लियामेंट से भी बेटर एक्चुअली में इधर पार्लियामेंट से जगह पे लोकसभा लिखना चाहिए। लोकसभा की तुमको ऑथराइजेशन चाहिए, बिकॉज फाइनेंशियल मैटर्स में लोकसभा को ज्यादा पावर दी हुई है। तो मेजरली यू विल बी नीडिंग द अप्रूवल ऑफ द लोकसभा। तो दिस इज ऑलवेज ऑपरेटेड थ्रू द पार्लियामेंट। तो इसका मेन जो बॉस है वो कौन है? वो है पार्लियामेंट है। गवर्नमेंट भले ही पैसा चाहती है, लेकिन पार्लियामेंट के थ्रू ही उनको लेना पड़ेगा। व्हाट अबाउट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया? तो इसमें पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दिस मनी डज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। तो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव ऑपरेट्स इट, कि भाई इसमें से कोई पैसा अपने को कहीं इन्वेस्ट करना है, एग्जीक्यूटिव विल ऑपरेट इट, एंड सेम गोज फॉर द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया आल्सो। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? But who will be operating which account? Okay, good. So these are some of the accounts. तो अब हम लोग जब अकाउंट समझने के बाद में अगर हम लोग आर्टिकल नंबर 110 को समझे, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग एनी गारंटी, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में, या फिर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या पेमेंट इनटू और विड्रॉवल फ्रॉम द सच फंड, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या डिक्लेयरिंग एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये हो, या फिर रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, और कस्टडी और इश्यू ऑफ सच मनी और ऑडिट, या और भी अगर कोई मैटर जो अगर इनमें से इंसिडेंटल हो, इन सब के कंटेक्स्ट से अगर रिलेटेड कोई बिल होता है, तो उसको हम लोग मनी बिल बोलते हैं। मतलब यही आपका डेफिनेशन है। मनी बिल का सिंपल डेफिनेशन यही है कि पैसे वाला बिल। ओके, तो धन विधेयक, धन विधेयक का क्या मतलब है? भी आपके इन अकाउंट में से अगर कुछ भी पैसा आप निकाल रहे हो, डाल रहे हो, या टैक्स बढ़ा रहे हो, टैक्स कम कर रहे हो, तो पैसे रिलेटेड अगर कोई बिल लेके आते हो, तो उसमें आपको जो है वो उसको हम मनी बिल बोलेंगे। तो वो आपका आर्टिकल 110 में डिफाइंड है। और दूसरी बात इसमें आपको क्या याद रखनी है कि व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, हु हैज मोर पावर? इट इज लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा। राज्यसभा को कोई पावर नहीं है। इनफैक्ट लोकसभा ने सपोज पास किया, इसको भेज दिया राज्यसभा के पास में, राज्यसभा के पास में एक ही बात होती है कि भाई ये ज्यादा आपको रिकमेंडेशन दे सकता है कि ये काम कर लो, एंड दिस रिकमेंडेशन आर ऑल्सो नॉट बाइंडिंग अपॉन लोकसभा अगेन। ठीक है, दिस रिकमेंडेशन आर ऑल्सो नॉट बाइंडिंग अपॉन लोकसभा, कि आपका इधर से ये भेजा है इसने लोकसभा को, हाँ भाई कोई बात नहीं, डन। उसके बाद हमको लेना है तो हम लेंगे, नहीं लेना तो नहीं लेंगे। एंड जो भी इनको रिकमेंडेशन देने होते हैं 14 दिनों में देने होते हैं। सबको क्लियर? ठीक है, तो 14 दिनों के अंदर में तुमको जो भी रिकमेंडेशन देने वो दो, बाकी हम लोग तुमको ज्यादा कुछ एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। एंड कोई अगर एक आधा बिल मनी बिल है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये भाई आपके आर्टिकल 110 के इन सब कंटेक्स्ट से वो डील करता है, नहीं करता है? तो आंसर इज स्पीकर। जस्ट अभी हम लोगों ने पीछे देखा था। तो इट इज द स्पीकर हु विल बी डिसाइडिंग एंड ही विल बी आल्सो गिविंग अ सर्टिफिकेट। तो प्रेसिडेंट को जब भेजता भी है, तो प्रेसिडेंट के पास में आपका सर्टिफिकेट जाता है। एंड प्रेसिडेंट का भी, अब देखो मनी बिल की और एक खास बात क्या है कि व्हेन यू वांट टू ब्रिंग मनी बिल, सो बिफोर ब्रिंगिंग यू हैव टू टेक परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सबको क्लियर कि लाते समय में आपको परमिशन जो है वो प्रेसिडेंट की लेनी पड़ेगी कि वाइल इंट्रोड्यूसिंग, और उसके बाद में आपका प्रेसिडेंट जो उसको या तो एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है। बट मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न्ड। ठीक है, तो उसके ऑर्डिनरी बिल में जो 3 ऑप्शन थे, उसमें से उसके पास में 2 ही ऑप्शंस बचते हैं। तो ये आप लोगों का मनी बिल के कंटेक्स्ट में है। और आधार एक्ट को एज अ मनी बिल जब पास किया गया था, तो बहुत ज्यादा हो हल्ला हुआ था। ठीक है,
तो ये आप लोगों ने बस ध्यान में रखना है। तो ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल में क्या है फर्क? तो लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी ला सकते हैं, इसको लोकसभा में ही लाते हैं। सॉरी, मनी बिल जो है वो लोकसभा में ही लाते हैं, मिनिस्टर ही लेके आता है इसको, इसको प्राइवेट मेंबर लाता है, ला सकता है। प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नहीं चाहिए इसमें, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। इट कैन बी अमेंडेड रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा, लेकिन इधर क्या है, राज्यसभा चाहे कुछ नहीं कर सकती, ना अमेंड कर सकती है ना रिजेक्ट कर सकती है, ज्यादा रिकमेंडेशन दे सकती है, वो भी इसको 14 दिनों के अंदर में देनी पड़ेगी। ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर सर्टिफिकेशन, लेकिन इधर में आपको सर्टिफिकेट स्पीकर को भेजना पड़ेगा कि भाई ये हमारा मनी बिल है करके। प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, या तो हाँ बोलो या फिर ना बोलो, रिटर्न नहीं कर सकते यहाँ, हाँ ना रिटर्न तीनों कर सकते हो तुम। ठीक है। अगर मनी बिल कहीं पे तुम्हारा हार गया, मतलब लोकसभा में हार गया, लोकसभा में हार गया मतलब क्या, तुम्हारी मेजोरिटी गई, तो इट अमाउंट्स टू द डिफीट ऑफ गवर्नमेंट एंड इन नियर फ्यूचर गवर्नमेंट माइट इवन हैव टू रिजाइन। तो ऐसा भी आपका हो सकता है। ठीक है। तो दिस वाज अबाउट मनी बिल। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल बिल। तो जस्ट लाइक every resolution is a motion, okay, but not every motion is resolution. So similarly financial bill are all of the also of three type. फाइनेंशियल बिल जो है तो इसमें आपका एक फाइनेंशियल बिल 1 है, फाइनेंशियल बिल 2 है, एंड देन देयर इज आल्सो वन बिल कॉल्ड एज द मनी बिल। ठीक है। तो मनी बिल इज आल्सो अ फाइनेंशियल बिल। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, एवरी मनी बिल इज अ फाइनेंशियल बिल बट नॉट एवरी फाइनेंशियल बिल इज अ मनी बिल। सबको ये वाला टंग ट्विस्टर क्लियर हुआ क्या? Yeah, so it's kind of a tongue twister कि every money bill is a financial bill but not every financial bill is a money bill। बाकी आपका फाइनेंशियल बिल 1 है और फाइनेंशियल बिल 2 है। तो ये फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में क्या फर्क है कि फॉर एग्जांपल दैट आर्टिकल 110 में थोड़ा सा बोरोइंग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। बट डज इट मीन कि हर एक बिल जिसमें बोरोइंग के क्लॉजेस लिखे हुए हैं उन सबको आप लोग मनी बिल डिक्लेयर कर दो? आंसर इज नो। तो एक आधा आपका बिल ऐसा हो सकता है कि जिसमें इनफैक्ट आधार बिल जो है, तो आधार एक्ट जो है उसको ऐसा बोल रहे थे कि आधार जो है वो मेजरली किससे डील कर रहा है, वो आपके आइडेंटिटी से डील कर रहा है, और उसमें आपकी कुछ प्रोविजंस है कि आप लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाल के एक्चुअली आप लोग क्या करने वाले हो, गरीबों को थोड़ा सा वो बांटने वाले हो पैसा। ठीक है। तो उस कंटेक्स्ट में हम लोग इसको फाइनेंशियल बिल 1 बोल सकते थे कि इट एक्सक्लूसिवली डज नॉट डील विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 110, बट देयर आर आल्सो सम अदर प्रोविजन। तो ऐसे बिल को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल बिल 1। एवरीबॉडी क्लियर व्हाट इज फाइनेंशियल बिल 1? दैट सम प्रोविजंस ऑफ 110 माइट बी देयर। ओके। और फाइनेंशियल बिल 2 क्या है? फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो आप लोगों का बेसिकली थोड़ा सा एकदम छोटा सा ही टेक्निकल डिफरेंस है कि इसमें आप लोगों का मतलब 110 में लिखा हुआ है आपका, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से तुम पैसा निकालना चाहते हो लेकिन 110 में लिखा नहीं है उसके बारे में, तो उसको तुम जो है वो फाइनेंशियल बिल 2 बोलते हो। तो अभी आपको आगे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको मेजरली जो सिखाना है वो है फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 के बीच में डिफरेंस क्या है, या फिर मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल के आपके क्या क्या सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आपको दिखेंगे। तो मनी बिल की खास बात क्या है कि भाई प्रेसिडेंट के एसेंट से ही तुम लेके आ सकते हो उसको। तो सिमिलरली फाइनेंशियल बिल 1 को भी तुमको प्रेसिडेंट के एसेंट से ही तुमको लेके आना पड़ेगा, मतलब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन से ही लेके आना पड़ेगा। एंड मनी बिल कैन ऑलरेडी बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, वैसे ही फाइनेंशियल बिल 1 कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ओनली। तो ये सिमिलैरिटीज आपको FB1 और MB में आपको दिखेगी, बट बाकी सब एस्पेक्ट में आपका ऑर्डिनरी बिल जैसा है वो। मतलब क्या कि प्रेसिडेंट के पास जब जाएगा तो हाँ ना रिटर्न तीनों कर सकता है वो, एंड सिमिलरली राज्यसभा उसके ऊपर में वोट जो वो कर सकती है। ठीक है। राज्यसभा को इसमें वोटिंग पावर होती है। और फाइनेंशियल बिल 2 में ऑलमोस्ट पूरा ही ऑर्डिनरी बिल जैसा बिल है, कुछ फर्क नहीं है। इसमें तो आप लोकसभा में लाओ राज्यसभा में लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ ना रिटर्न तीनों कर सकते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों में भी आप लोगों का एसेंट लेना पड़ेगा। सिर्फ एक जो है वो इसका डिफरेंस क्या है कि अब देखो मैंने आपको अलग अलग स्टेजेस सिखाई थी। ठीक है। कि बिल की अलग अलग स्टेजेस क्या है। फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग में आप लोग क्या करते हो, इंट्रोडक्शन करते हो। और सेकेंड रीडिंग है, सेकेंड रीडिंग में आपके 3 स्टेजेस हैं, ए है, बी है और सी है। जनरल डिस्कशन है, कमिटी स्टेज है, कंसिडरेशन स्टेज है। तो फाइनेंशियल बिल 1 एज वेल एज मनी बिल में आपका इंट्रोडक्टरी स्टेज पर तुमको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, और यहाँ पे आपका कंसिडरेशन स्टेज पे आपको रिकमेंडेशन चाहिए होता है फाइनेंशियल बिल 2 पर। सबको क्लियर डिफरेंस?
बहुत ही एकदम फालतू सा डिफरेंस इन लोगों ने बना के रखा हुआ है, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा वो चीज़। एनीवेज, फाइनेंशियल बिल 1 आपका, ये आपका 110 में डिफाइंड है, 1171 एंड 1173 में ये आपके डिफाइंड है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल बिल 1 ऑलमोस्ट इसमें कुछ सिखाने जैसा नहीं है, ऑलमोस्ट मैंने सब आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसका क्या है कि बिल दैट कंटेन्स नॉट ओनली एनी और ऑल द मैटर्स मेंशन इन 110 बट ऑल्सो सम अदर मैटर्स। और फाइनेंशियल बिल 2 क्या है कि इट कंटेन्स प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 110, तो उसको हम बोलेंगे। बाकी इसका कुछ कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही फर्क जो है वो है, कहाँ गया, या so the only special feature of bill is it cannot be passed by either house of parliament unless the president has recommended for that house द कंसिडरेशन ऑफ द बिल। तो ये कंसिडरेशन स्टेज पे आपका आ जाएगा, ठीक है। और फाइनेंशियल बिल 1 में तो आपको मैंने बताया कि इधर में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि रिकमेंडेशन जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तभी आपको प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए। तो बस यही फर्क है फाइनेंशियल बिल 1, 2 एंड मनी बिल में। और ज्वाइंट सिटिंग आपकी कब कब होती है, हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि कब कब आपकी होती है, लेकिन कब कब नहीं हो सकती है, तो मनी बिल में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में, ये दो जगह पे आपकी ज्वाइंट सिटिंग जो वो नहीं हो सकती है, ठीक है। अब तक हिस्ट्री में अपने ज्वाइंट सिटिंग जो 3 बार हुई है कि डाउरी है, प्रोहिबिशन बिल है, बैंकिंग है, सर्विस कमीशन बिल है और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर ज्वाइंट सिटिंग अगर आपकी हो रही है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, तो इट विल बी स्पीकर, याद रखना। स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन एंड नॉट दैट ऑफ चेयरमैन। सबको क्लियर? चेयरमैन जो कभी इसका ज्वाइंट सिटिंग में नहीं बैठता है, एवरीबडी, ठीक है। गवर्नमेंट फंड्स अभी जस्ट हम लोगों ने क्लियर किए हैं, तो ये भी अपना हो गया। अब एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन क्या होता है, ओके, एक्सपेंडिचर चार्ज्ड, तो बेसिकली कुछ चीज़ों का आप लोग इंडिपेंडेंस मेंटेन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, जुडिशरी, ठीक है, कैग, यूपीएससी, इन सब को आप लोग इंडिपेंडेंट चाहते हो। लेकिन अगर इनकी सैलरी ऊपर नीचे अगर होने वाली है और आपको ये हमेशा डर रहेगा, तो क्या आप लोग इंडिपेंडेंटली काम करोगे? आंसर इज नो। तो इसलिए एक अलग कंसेप्ट बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं चार्ज्ड अपॉन, कि एक्सपेंडिचर विल बी चार्ज्ड अपॉन, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर विल बी मेड अपॉन। तो एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन मीन्स व्हाट? एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन मीन्स देयर विल बी नो वोटिंग, ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर मेड अपॉन मीन्स देयर विल बी वोटिंग। तब देयर विल बी नो वोटिंग हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 112 कि कहाँ कहाँ पे वोटिंग नहीं रिक्वायर्ड होगी आपकी, ठीक है। तो दीज आर लाइक, फर्स्ट जो है वो आपका है इमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को आपको इंडिपेंडेंस देना है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, फिर स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर, फिर आपके सैलरी अलाउंसेस, पेंशन सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट का देखो सिर्फ याद रखना, हाई कोर्ट का सिर्फ पेंशन है, ठीक है, उनका सैलरी और अलाउंस जो वो आपका स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से निकलेगा, ठीक है। बाकी ऐसे ही कैग का पूरा पैसा, यूपीएससी के जो चेयरमैन है उनके मेंबर है उनका पैसा, सुप्रीम कोर्ट, कैग या फिर यूपीएससी का जो भी खर्चा हो रहा है वो, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जजमेंट वगैरह दिया हुआ है तो उसका सब पैसा, या ट्रिब्यूनल का कोई अगर खर्च करने के लिए पैसा चाहिए तो ये सब चार्ज अपॉन होता है। एंड नॉट टू फॉरगेट, अगर गवर्नमेंट के ऊपर में कोई डेप्ट है, ठीक है, उधार है गवर्नमेंट के ऊपर में, तो इट इज ऑल्सो चार्ज अपॉन एंड नॉट मेड अपॉन। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी हम लोग जो वो एक सेकेंड लास्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं, वो है बजट। तो बजट अभी रिसेंटली आपका हुआ भी था, ठीक है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस देखें तो कहीं पर भी शब्द बजट यूज नहीं किया हुआ है। द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज 112 में, और 112 आपका चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर भी आपका बताता है। तो ये देखो, ये वाले रीजन में इन्होंने चार्ज अपॉन एक्सपेंडिचर बताया कि भाई क्या क्या चार्ज होगा आपका। बाकी आपका आर्टिकल 112 बोलता है कि भाई प्रेसिडेंट ने हर साल जो है वो ही मस्ट कॉज टू ले डाउन द बजट, ठीक है। तो उसमें आपके एस्टिमेट कि भाई तुम्हारा कितना पैसा आने वाला है, कितना जाने वाला है, वेज क्या है, कैसे पैसा उठाओगे, कैसे भेजोगे, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कोई सरप्लस है, डेफिसिट है, उसका रीजन क्या है वगैरह, ये सब आप लोगों को बजट में बताना पड़ता है। तो
1924 से रेलवे का और जनरल बजट जो वो अलग अलग हुए थे, लेकिन 2017 से गवर्नमेंट ने उसको वापस से मर्ज कर दिया। बोले हम लोगों को अलग अलग बजट की जरूरत नहीं है, एंड इनफैक्ट पॉलिटिक्स उसमें आता है, तो इससे बेटर है दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो इसलिए अभी मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इनैक्टिंग द बजट, तो आप लोगों का ऑलरेडी बोला हुआ है कि भाई वैसे भी तुम लोग कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते हो विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट, तो याद रखो, जैसे आप लोगों का अभी बजट में मैं आपको बता रहा हूँ बिल में और एक्ट में क्या डिफरेंस है, कि बिल जब तक आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिल जाता तब तक एक्ट नहीं होता है। वैसे ही आपका डिमांड फॉर ग्रांट और ग्रांट में फर्क है कि हर एक मिनिस्ट्री जो वो पैसा मांग रही है, तो जब पैसा मांग रही है तो उसको हम ग्रांट बोलते हैं, अनुदान। तो अनुदान जो है उसकी जब तुम डिमांड करते हो और ये डिमांड जब आपकी लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है तो उसको हम लोग ग्रांट बोलते हैं। सबको क्लियर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिमांड फॉर ग्रांट एंड ग्रांट? And whatever the demand for grant you are going to raise, okay, so you have to first take the permission of the president. For example, let me show you how a particular demand for grant will look like. So this is how a particular demand for grant will look like, कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है? एक सेकेंड। मांग संख्या, डिमांड नंबर 1 किसने मांगा है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर ने। भाई ये बता रहा है कि हमारा इतना इतना खर्चा हुआ, ये इसमें हुआ, वो उतना हुआ, हमको इतना इतना पैसा चाहिए। ये आपका डिमांड नंबर 1 है। डिमांड नंबर 2 किसका है भाई? डिमांड नंबर 2 जो है वो आपका अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड एजुकेशन का ही है। उन लोग भी कुछ और डिमांड नंबर 2 भी मांग रहे हैं। ये इनकी डिमांड्स होती हैं। तो ये डिमांड जब भी तुमको करना है तो तुमको सबसे पहले क्या करना होता है? प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती है, ठीक है? और एक भी पैसा आप लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जब तक आपको लॉ नहीं बोलता है, जब तक आपने कोई कानून नहीं बनाया, तो कानून के अलावा आप निकाल नहीं सकते हो। तो आपको पहले लॉ पास करवा के लेना होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो इनैक्टिंग बजट की यही है आपके फिर, ठीक है? बाकी आप लोगों का मनी बिल वगैरह सब पता ही आपको, राज्यसभा के वैसे ही बजट पे कोई पावर नहीं होंगे, बिकॉज आपका याद रखना वैसे बजट या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नथिंग बट योर मनी बिल ओनली, ठीक है ना? क्योंकि पैसा आपका 110 में से मतलब पूरा 110 से ही डील करता है ना। और इसमें मुझे आपको एक दो चीजें जो और बतानी वो ये है कि भाई देयर आर टू थिंग्स, ओके? आपका एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, और दूसरा आपका रेवेन्यू होता है। भाई जो तुम्हारा रेवेन्यू जो होता है, ओके, और जो तुम्हारा एक्सपेंडिचर जो होता है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म या फाइनेंशियल टर्म जो हमारे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाई जो रेवेन्यू हो रहा है उसको हम बोलते हैं हम लोग फाइनेंस बिल। सबको क्लियर? यस, कि फाइनेंस बिल में आप बताओगे भाई हमारा रेवेन्यू कैसे होगा, तो इसमें आप टैक्स एंड नॉन टैक्स वाली चीजें जो है वो आप लोग मेंशन करोगे। और दूसरी जो चीज होती है वो है आपकी फाइनेंस बिल के बाद में दूसरी जो चीज आपकी होती है वो होती है एप्रोप्रिएशन बिल। तो इनके लिए जो टर्म हम लोग यूज करते हैं वो होता है एप्रोप्रिएशन, कि हम लोग खर्चा कितना करने वाले हैं। सबको क्लियर व्हाट इज एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन मतलब आप लोग एक्सपेंडिचर कितना करोगे। थिंक लैपटॉप गर्म हो रहा है, इसको ठंडा करना पड़ेगा। यार जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, आई थिंक दिस शैल बी फाइन। और एक लाइट बंद करता हूँ पीछे वाली। हाँ हाँ जी, सब बढ़िया। तो ये दो चीजें होती है आपकी, एप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस, ठीक है? और ये सब चीजें जो है वो आपका मतलब वो दो बिल आपको याद रखना है। और ये फाइनेंस बिल एज वेल एज एप्रोप्रिएशन बिल, ये दोनों भी बिल आपके क्या होंगे? फाइनेंस बिल एज वेल एज एप्रोप्रिएशन बिल जो होता है तुम्हारे, वो आपके प्योरली एंड प्योरली ओके क्या होंगे? आपके मनी बिल होता है, ठीक है? बाकी आपके स्टेजेस इन एनैक्टमेंट है, आप लोगों को क्या क्या दिखेंगे? तो स्टेजेस इन एनैक्टमेंट में देखो, अभी भी आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे होंगे
सबसे पहले अभी प्रेजेंटेशन ऑफ बजट हुआ 1 फेब को, फिर इन लोग एक लगभग 4-5 फेब तक इन लोग जनरल डिस्कशन करते रहे। तो अपना अभी बजट सेशन चल रहा है, लेकिन अब बजट पे कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। फिर हम लोग अभी देखेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज में आपकी स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, तो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, जिनका काम क्या है कि आपने जो भी डिमांड फॉर ग्रांट जो रेस किया है ना, उनको एकदम इन डिटेल जो वो स्टडी करते हैं उन लोग, कि भाई इन लोग सही मांग रहे, पैसा नहीं मांग रहे, पिछले बार का इन्होंने ठीक से यूटिलाइज किया नहीं किया वगैरह, वो सब होगा। उतना होने के बाद में फिर आप लोगों का वोटिंग शुरू होता है कि जो तुमने डिमांड फॉर ग्रांट किया, तो ये स्क्रूटिनी कौन कर रहा है, उसकी स्क्रूटिनी जो है वो मेजरली आपकी कौन कर रहा है, तो स्क्रूटिनी विल बी डन बाय योर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। बट अब ये वाली जो स्क्रूटिनी है तुम्हारी, तो ये वाली स्क्रूटिनी कौन करेगा, ये वाली स्क्रूटिनी जो है वो तुम्हारी पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट देखेगी भाई तुम लोग जो पैसा मांग रहे हो सही मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो वगैरह वगैरह। उसके बाद में फिर आपका एप्रोप्रिएशन बिल, और एप्रोप्रिएशन बिल मतलब खर्च करना है, तो खर्च करने वाला पैसे का बिल आपका पास होगा, और फिर आपका फाइनेंस बिल पास होगा। तो इसमें यूजुअली आपके 4 से 5 वीक इसमें आपके चले जाते हैं, इसमें आप लोगों के अगेन 1-2 वीक आपके इसमें जाते हैं। फिर लास्ट में एक लगभग हमारा 27 मार्च तक वगैरह जो है वो आपका शुरू हो जाएगा। तो 27 मार्च तक या 27-28 मार्च तक ये आप लोगों के दोनों भी बिल जो है पास हो जाएंगे, और ऐसे आपका बजट पास होता है। और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, इट इज ऑन द 1 अप्रैल, ठीक है। तो 1 अप्रैल से अपना फाइनेंशियल बजट सॉरी हर एक जो फाइनेंशियल ईयर जो है स्टार्ट होता है। तो बजट अगर तुमने पहले ही पास करवा के लिया है, तो आप लोग क्या है वो पैसा यूटिलाइज कर पाते हो, ठीक है। तो आई होप सबको ये वाली चीज जो है समझ गई है एवरीवन। तो जैसा कि आपको बताया, प्रेजेंटेशन होगा बजट स्पीच के साथ में होगा, फिर प्रेजेंटेशन में आप लोग बजट स्पीच दोगे, ये सब डिमांड फॉर ग्रांट रखोगे, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, एफआरबीएम एक्ट के अंडर के आपके मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म पॉलिसी स्टेटमेंट आप रखोगे, रिसिप्ट ऑफ बजट, एक्सपेंडिचर ऑफ बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, बजट एट ग्लांस, आउटकम बजट, ये सब अभी आप लोग खुद भी बजट में देख सकते हो, ये सब आपको वहां पे दिखेगा कि क्या क्या हुआ है वगैरह। फिर जनरल डिस्कशन होगा, जनरल डिस्कशन हार्डली 2-4 दिन के लिए होगा। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी जो है वो मेजरली फिर आपका टेक ओवर करती है, तो एक लगभग 1 महीने तक, तो 3 से 4 वीक जो है उन लोग ही काम करती हैं, एकदम ठीक से इन लोग स्टडी करती है भाई कितना पैसा हुआ है, क्या पैसा हुआ है। फिर ये डिमांड फॉर ग्रांट को पार्लियामेंट कंसिडर करेगी, एक एक ग्रांट पे आपकी बात होगी। अब देखो, अगर तुमको किसी चीज के लिए पैसा नहीं देना है तो तुम क्या करोगे, तो तुम मोशन इनिशिएट करोगे, तुम्हारा ओपिनियन जो हो तुम लेके आओगे। मोशन कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के आपके मोशंस है, कट मोशंस बोलते हैं उसको हम लोग। ये हम लोग कट करना चाहते हैं पैसा। फॉर एग्जांपल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मैंने स्कीम लॉन्च करनी है, बट लोकसभा बोलती आई थिंक ये स्कीम बहुत घटिया है, 10,000 करोड़ रुपए जो तुम मुझसे मांग रहे हो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट, बट अब मांगा है तो मैं तेरे को 1 रुपया जरूर दूंगा। तो ये तो तौहीन हो गई ना। तो दिस मीन्स कि आपकी पूरी पूरी पॉलिसी कट कर दी। तो व्हेन अमाउंट इज रिड्यूस टू ₹1, दैट इज पॉलिसी कट मोशन। व्हाट इज इकोनॉमी कट मोशन? इन इकोनॉमी कट मोशन आप लोग जो है वो बोलोगे कि भाई मैं इतने स्पेसिफाइड अमाउंट से तुम्हारा पैसा काटूंगा। 10,000 करोड़ मुझे लगता है तुम ज्यादा ही मांग रहे हो, आई थिंक आपके 2,000 करोड़ रुपए में कम करता हूँ, 8,000 करोड़ रुपए में तुमको दूंगा, उसको हम इकोनॉमी कट मोशन बोलेंगे। तो बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट तुम्हारा कम होगा पैसा। एंड टोकन कट मोशन मतलब क्या होता है? टोकन कट मोशन मतलब अपने 10,000 करोड़ रुपए मांगे हुए हैं, लेकिन आई डोंट एग्री विद योर पॉलिसी ओनली, बट फिर भी जान दो यार, अब मैं तुमको दुखी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ। पैसे देते समय में तुम पैसे कितने करोगे? बोले मैं आपको सारे तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ, बट उसमें से मैं तुम्हारी एक 100 रुपए, 10,000 करोड़ रुपए में तुमको दे रहा हूँ, बट उसमें से मैं सिर्फ तुम्हारे 100 रुपए जो लेके मेरे पास रख लूंगा। मन में तुम भी बोलोगे क्या पागल है, ठीक है। बट इसी को हम लोग टोकन कट मोशन बोलते हैं। सबको क्लियर? पॉलिसी, इकोनॉमी एंड टोकन कट मोशन, ठीक है। तो याद रखना, कट मोशन कभी भी पास नहीं होती है। इनफैक्ट जिस दिन कट मोशन पास हो गई उस दिन समझो गवर्नमेंट गिर गई। यूपीए के मतलब जब यूपीए गवर्नमेंट थी आपकी, उस समय में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के अगेंस्ट में से कट मोशन लेके आए थे, देख लो क्या हाल था आप लोगों का। अगेंस्ट कट मोशन के अगेंस्ट में 259 वोट्स थे, और सपोर्ट में आपके एनडीए के वोट थे। लेकिन वही बात है कि जीत कौन गया? फिर यूपीए ही जीतेगा उधर में। बाकी फिर आपका अप्रोप्रिएशन बिल, भाई खर्चा कितना होने वाला है उसका सबका,
तो वैसे भी आप लोग पैसा जो है वो उठा नहीं सकते हो पहले, तो उसके लिए तुमको ये अप्रोप्रिएशन बिल पास करवाना होता है। तो पहले क्या होता था ना, पहले देखो लगभग 26 फेब को वगैरह इन लोग बजट पास करने के लिए आते थे, या 28 फेब को वगैरह इन लोग जो है बजट प्रेजेंट करते थे। अब मुझे बताओ, हम लोगों ने जस्ट बजट की प्रोसीजर पूरी पूरी देखी है। 28 फेब को अगर आप शुरू करोगे, 2 महीने आपको बजट पास करने में लगता है, लगभग आपका बजट कब पास हो जाएगा? तो आंसर इज लगभग 28 अप्रैल को। बराबर है एवरीवन? 28 अप्रैल को बजट पास हो जाएगा आपका, क्योंकि फेब उसके बाद मार्च और अप्रैल तो लग जाएगा आपका। बट आपका फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो रहा है? 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो आप ये 30 दिन क्या करोगे? उस दिन आप लोग पैसा कहाँ से यूज करोगे? क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि भाई लॉ के हिसाब से ही आपको पैसा निकालना पड़ेगा, बट लॉ तो पास ही नहीं हुआ है, 28 अप्रैल को होगा, तो एक महीना हम लोग क्या करें? ऐसे ही बैठे रहे, भूखे बैठे रहे? तो आंसर इज उसके लिए एक प्रोविजन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट। ओके, वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट मतलब कि आप लोग जो है वो 1/6 ऑफ फंड जो है, यूजुअली लोग मानते हैं भाई 2 महीने पास करने को लग जाते हैं, तो तुम लोग जो है लॉ पास करने के भी मतलब पहले 2 महीने तक का आप लोग प्रोविजन मांग सकते हो, 1/6 ऑफ फंडिंग मांग सकते हो कि भाई इतना इतना फंडिंग हमको दे दो। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि 1/6 ही मांगना है, आप लोग कितना भी मांग सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी गवर्नमेंट 4 ही महीने रहने वाली है, तुम पूरा बजट पास नहीं करना चाहते हो, उसके लिए फिर तुम मतलब फिर आप लोग 1/3 पैसा भी मांग सकते हो। ठीक है, हाँ 1/3 पैसा मांग सकते हो आप लोग। तो उस प्रोविजन को हम लोग वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं कि भाई आपका लॉ पास नहीं हुआ है, उसके पहले ही मुझे पैसा उठाना है, तो उसको मैं वोट ऑन अकाउंट बोलूंगा। ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये वाली गवर्नमेंट स्मार्ट है, बोले वोट ऑन अकाउंट का कौन झंझट रखे यार, इससे बेटर है 1 फेब को स्विच कर देते हैं। तो सिर्फ इतना सा, मतलब 28 डेज से आपने शिफ्ट किया और देखो वोट ऑन अकाउंट की प्रोविजन को ही तुमने हटा दिया। फिर आप लोगों का फाइनेंस बिल होता है। फाइनेंस बिल मतलब कितना पैसा आपका आ रहा है जा रहा है वगैरह, तो इसमें यूजुअली ज़्यादा अमेंडमेंट वगैरह कर नहीं पाते हैं, वो आपका फाइनेंस बिल है। और बाकी फिर समझो ये तो आपका बजट हो गया, बजट वजट सब पास हो गया, सब पैसे वैसे तुमको जो चाहिए थे वो सब हमने तुमको दे भी दिया। उसके अलावा भी तुमको कोई पैसे मिल सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस। अदर ग्रांट्स में क्या है भाई? मैंने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, 10,000 करोड़ मैंने मांगे तुमसे, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए मुझे कम पड़ गए। तो कम पड़ गए तो अब क्या करें, मुझे थोड़े और चाहिए, सप्लीमेंट्री और पैसे चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। सबको क्लियर व्हाट इज सप्लीमेंट्री ग्रांट? कि फाइनेंशियल ईयर में फंडिंग इनसफिशिएंट थी, ठीक है, इनसफिशिएंट फंडिंग वाज देयर एंड यू वांटेड मोर फंडिंग, तो यू आस्क्ड फॉर मोर फंडिंग एंड दैट इज व्हाट इज अ सप्लीमेंट्री ग्रांट। देन व्हाट इज एडिशनल ग्रांट? एडिशनल ग्रांट मीन्स, आप लोग एडिशनल कब बोलते हो? वी आई हैड वन दिस बॉटल एंड आई वांटेड वन मोर बॉटल। अच्छा ये ग्रीन है इसलिए उसको क्लिक, देखो मेरे हाथ जो है उसमें बॉटल आपको दिख ही नहीं रही है, ग्रीन बॉटल है इसलिए ग्रीन पर, पेड़ भी नहीं दिखते हैं क्या? अरे वाह, मास्क, हाँ मास्क दिख रहा है। सपोज आई हैव दिस वन मास्क, आई वांट वन मोर मास्क, दैट इज कॉल्ड, दैट विल बी कॉल्ड एज एडिशनल मास्क या एडिशनल ग्रांट। कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए पैसे दिए हैं, समझो मुझे एक और स्कीम लॉन्च करनी की भाई प्रधानमंत्री जल जीवन योजना, बट मैं भूल गया, मैं वो स्कीम नहीं लॉन्च कर पाया, और पैसे चाहिए तो एडिशनल ग्रांट। एक्सेस में क्या करते हैं हम लोग? खाते हैं, एक्सेस में खा लिया मैंने, इतना ही खाना चाहिए था बट उससे ज्यादा हमने खा लिया, तो उसको हम एक्सेस ग्रांट बोलते हैं कि भाई तुमने जितना पैसा तुमको दिया था उससे ज्यादा, 10,000 करोड़ तुमको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में दिया है, बट तुम 20,000 करोड़ खर्च करके आ गए विदाउट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो अब क्या हो गया, वो तो गड़बड़ हो गई। तो इसके लिए क्या होगा, आपको कुछ ग्रांट जो मिलता है, तो ये आप लोग कर सकते हो, एक्सेस आप लोग जो है वो ग्रांट मांग सकते हो, बट से पब्लिक अकाउंट कमेटी जो कि वन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी, उससे जाके आपको परमिशन लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही वोट ऑफ क्रेडिट होता है। अब इतना सब तुमको दिया है, उसके बावजूद भी तुमको एक ब्लैंक चेक दे के रखा है, और कि बेटा तुझे अगर कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तो तेरे को मैंने सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया है, तेरे को मैंने एडिशनल ग्रांट दिया है, तेरे को मैंने एक्सेस ग्रांट दिया है, उसके बावजूद भी तू भूखा ना रह जाए, इसलिए मैं तेरे को एक ब्लैंक चेक देता हूँ। उसको हम लोग बोलते हैं वोट ऑफ क्रेडिट। नाउ सी, यूजुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड वोट ऑफ क्रेडिट। तो वोट ऑफ क्रेडिट इज ब्लैंक चेक एंड वोट ऑन अकाउंट इज कि आप लोग कुछ पैसा जो पहले ही निकाल लो।
एंड एक्सेप्शनल ग्रांट मतलब कि एकदम सडनली कोई एकदम स्पेशल पर्पस आपका आ गया है, तो उसके लिए आप लोग एक्सेप्शनल ग्रांट भी मांग सकते हो। टोकन ग्रांट मतलब क्या है, भाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए तुमने बहुत सारा पैसा पहले ही निकाल के लिया, 10,000 करोड़, बट तुमको पता है 8,000 करोड़ ही लगने वाला है, बट तुमको जल जीवन मिशन लॉन्च करना है, तो तुमने क्या किया, 2,000 करोड़ का इधर में आपको ट्रांसफर करना, तो आप कर सकते हो। तो ये आप लोग जो है टोकन सम सिर्फ ₹1 का आप लोग भेजते हो और उससे आप लोग टोकन ग्रांट जो वो बेसिकली पास करवा सकते हो। तो आई होप सबको ये वाली चीज भी क्लियर हो गई है एवरीवन। तो टोकन ग्रांट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब अपना लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो चलिए पार्लियामेंट्री कमिटीज को भी एकदम फटाफट खत्म कर देते हैं। भाई पहले तो आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज ऐसे बनाने क्यों है, कि जॉइंट कमेटी बनाई थी, सिलेक्ट कमेटी बनाई थी, पार्लियामेंट्री कमिटीज क्यों बना रहे हो आप? सिंपल पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाने का पीछे रीजन ये है कि लोकसभा और राज्यसभा इज लाइक WWE, कि आप लोग दिखा कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। और कमिटी में क्या है कि जब तुम्हारा पब्लिक ग्लेयर नहीं है, जब तुमको लोग नहीं देख रहे हैं, तो उस समय में आप लोग क्या है, थोड़ा सा एकदम शांति से काम करते हो। अब आपको भी पता है, अब जैसे मेरे जैसे समझो कोई लोग हैं जो कॉलेज में एकदम कोई देख रहा है, कोई अपने को पता कर रहा है, तो हम ज्यादा हो हल्ला वगैरह करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, देखो भाई अरविंद राजपुरोहित इधर। और जब तुम एकदम शांति से बैठे हो, कोई नहीं देख रहा है, तो यार एकदम शांति से बैठे, कोई हो हल्ला नहीं चल रहा है। तो वही पार्लियामेंट्री कमिटीज का यही फायदा होता है कि तुम्हारे क्या है, सारे मेंबर्स आ जाते हैं और पब्लिक ग्लेयर में नहीं होने की वजह से तुम लोग जो है वो विदाउट टेकिंग पार्टी इंटरेस्ट इनटू द कंसिडरेशन, यू बेसिकली थिंक ऑफ अ नेशन, एंड इसलिए हम लोग जो पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द मेरिट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटीज। ओके, बट पार्लियामेंट्री कमिटी हो या कोई भी कमिटी हो, हाउ डू वी क्लासिफाई देम? तो वी क्लासिफाई देम ऑन बेसिस ऑफ टू थिंग्स। One is either it is standing committee or it is an ad hoc committee. What is standing committee? Standing मतलब it will be permanent in the nature, and ad hoc committee means आप लोगों का time to time it will be constituted, and once its purpose has been fulfilled, it will be disbanded. तो committees can again be of legislature type, executive type and judicial type. तो ये आपकी judicial committee होती है। executive की जो है, तो since cabinet government is is heading it, so that is why sometimes these committees of executive are also called as the cabinet committees. याद रखना, जब भी कैबिनेट कमेटी नाम सुनो तो भाई उसके स्टैंडिंग है या एडहॉक है, सबसे पहले दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि ये जो है वो आपकी एग्जीक्यूटिव की कमेटी है। व्हाट अबाउट लेजिस्लेचर? तो लेजिस्लेचर में जो आपकी कमेटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी। एवरीबडी क्लियर बिटवीन पार्लियामेंट्री कमेटी एंड कैबिनेट कमेटी? Okay, and now let us try to understand parliamentary committees. So now parliamentary committees also have standing committee. Standing committee matlab permanent committee. So these are like financial committees, departmental standing committees, also committee to inquire, committee relating to day to day business, etc etc. Okay, standing committee है, फिर आपके और भी मतलब committee to scrutinize and control, housekeeping committees है। तो इनमें से जो अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी जो कमिटीज है वो ये है, मतलब 1 और 2। बाकी आप लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखो सिर्फ कि स्पीकर प्रेसाइड्स ओवर 3 कमिटीज। मैं उसको बोलता हूँ RBG, कि एक है रूल्स कमिटी, सेकंड इज बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, एंड थर्ड जो है वो है यहाँ पे आपका जनरल पर्पस कमिटी। तो इस पे सिर्फ स्पीकर आपका हेड करता है, बाकी सब कमिटीज में इसको उसको बिठाओ कि भाई SC ST का वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके पेपर कौन कौन से पड़े हैं, गवर्नमेंट के एश्योरेंसेस पे ध्यान देने के लिए, वुमन के एम्पावरमेंट के लिए कौन कौन से कमिटीज हैं, ये सब आपके हैं। तो फाइनेंशियल कमिटीज ध्यान में रखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है समझना। और एडहॉक कमेटी भी इनकी होती है कि भाई इंक्वायरी कर रहे हो किसी चीज़ की, भाई ये हुआ, सही हुआ, नहीं हुआ, एडवाइस आपको चाहिए किसी चीज़ पे, तो एडवाइजरी कमेटी भी आपकी होती है, ठीक है। तो इंक्वायरी कमिटीज इनफैक्ट आज तक बनाई हुई है, बोफोर्स पे बनाई है, फर्टिलाइजर पे बनाई है, स्टॉक मार्केट स्कैम पे बनाई है। ये सब क्या है, ये सब आपकी एडहॉक कमिटीज होती है। तो चलिए फाइनेंशियल कमिटी से शुरुआत करते हैं। तो फाइनेंशियल कमिटी में सबसे पहली जो कमिटी आती है वो है पैक, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी। 22 लोग होंगे, तो उस 15 लोग हमेशा लोकसभा से आएंगे, 7 लोग हमेशा राज्यसभा से आएंगे, ठीक है। और इसमें आप लोगों का वोटिंग कैसे होता है? तो पहली बात 1921 से आप लोगों की एग्जिस्टेंस में है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके थ्रू आपका होगा। एंड द चेयरमैन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर बाय द स्पीकर।
तो देखो याद रखना, हर एक कमेटी का चेयरपर्सन, कोई भी कमेटी का चेयरपर्सन हो, he or she will be appointed by one person only and that is speaker। ठीक है, तो याद रखना। और 1967 से एक कन्वेंशन बन गया कि भाई ओपोजिशन का जो मेंबर होता है वही आपके पैक कमेटी का चेयरपर्सन बनवाता है। एक कन्वेंशन है, नॉट नेसेसरी कि ये इट मस्ट बी फॉलोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी हु इज द चेयरमैन, इट इज अधीर रंजन चौधरी, ओके, हु इज आपके लोकसभा में ओपोजिशन की तरफ से है। तो ये है। और इन सब कमिटीज की खास बात यह है कि नो मिनिस्टर कैन बी पार्ट ऑफ इट, चाहे पैक हो चाहे और भी कोई हो। इनफैक्ट ये जितनी भी आप लोग यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज देख रहे हो, कहीं पे भी मिनिस्टर विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, एंड इनफैक्ट इफ मिनिस्टर बिकम्स पार्ट ऑफ इट देन उसको उस कमिटी से निकलना पड़ेगा। बिकॉज इन कमिटीज का मेजर एम क्या है, इट इज टू होल्ड एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो दिस इज अबाउट पब्लिक अकाउंट कमिटी। और मेन फंक्शन क्या है, कैग के रिपोर्ट पढ़ो, एक्सेस ग्रांट अप्रूव करो, और आप लोग जो है कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हुई है मनी में तो उसको जरा देखो। तो इन लोग जो है सब एकदम अच्छे से देखते हैं कि तुमने पैसा ठीक से खर्च किया क्या, कोई करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब इन लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये कुछ लिमिटेशन भी है कि एकदम पॉलिसी इश्यूज में नहीं जाते हैं, ये होता है वो होता है, इनकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती है, ये सब इनकी लिमिटेशंस है। दूसरी जो कमेटी है आपकी वो है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी को कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें आप लोग याद रखिएगा 30 मेंबर्स है, और सारे के सारे कहाँ से हैं, देखो इकोनॉमी है। इकोनॉमी मतलब पैसे का बात हो गया, पैसे की बात हो गई मतलब सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर्स आते हैं। सेम अगेन आपके हर साल, एंड अगेन रिमेंबर दिस, टेन्योर इज ओनली ऑफ 1 ईयर, हियर ऑल्सो टेन्योर इज ओनली ऑफ 1 ईयर। आप एक बार इलेक्ट हुए तो 1 साल के लिए होंगे बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अगेन वही होगा आपका, मिनिस्टर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इट, अगेन वही वाली बात हो गई। तो इसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ नंबर्स आपके जो वो अलग हैं। इसका काम है भाई इकोनॉमिक एस्पेक्ट में सब ध्यान दो कि सही से चल रहा है नहीं चल रहा है आपका, तो कहीं पे अपने को इकोनॉमी में और कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट करने का स्कोप है क्या, कुछ है क्या। और यूजुअली इसमें गवर्नमेंट का जो आपके जो बंदे होते हैं, गवर्नमेंट के रूलिंग पार्टी का जो बंदा होता है उसी को इसका चेयरपर्सन जो बनाते हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो अब इसमें भी 22 मेंबर्स है, 15 और 7, अगेन 1 साल का टर्म है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से आपका होगा। मिनिस्टर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, एंड इसका काम थोड़ा सा ये है कि भाई जितने भी आपके पीएसयूज जो है तो उनका रिपोर्ट क्या है, उनका अकाउंट क्या है, कैग ने क्या रिपोर्ट दिया है, इन सबको एकदम डिटेल में एग्जामिन करने का काम ये कमेटी जो है वो करती है। तो इसलिए इन तीनों कमिटीज को हम लोग जो है फाइनेंशियल अकाउंट कमेटी बोलते हैं। सबको क्लियर, फाइनेंशियल कमिटीज? Okay, next you need to understand is departmental standing committees. Now what are departmental standing committees? So we have already studied these in budget. तो 2004 में पहले आपकी 17 हुआ करती थी, 1993 में, बाद में इसको 24 कर दिया गया। इसमें आपके 31 मेंबर्स होते हैं, याद रखना। तो 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज है, हर एक में 31 मेंबर्स है। तो आप लोग समझ सकते हो कि हिसाब ही लगा लो कितने लोग हो गए उसमें। ठीक है, लगभग 600 जितने लोगों को आप लोग पार्टिसिपेट करवाते हो, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा सब जगह से आते हैं ना। 21 आपके लोकसभा से आते हैं और 10 लोग जो वो आपके राज्यसभा से आते हैं। और जो भी आप लोगों के नॉमिनेटेड वगैरह है, अगेन इसका चेयरमैन वगैरह कौन होगा वो सब आपका कौन बताएगा। तो इट विल बी चेयरमैन जो है इसका कौन होगा वो आप लोगों का या तो स्पीकर बताता है या फिर आपका चेयरमैन बताता है। तो डिपेंडिंग अपॉन तुम किस कौन से इसके अंडर फॉल करते हो। फॉर एग्जाम्पल 16 इसमें से कमिटीज जो है वो लोकसभा के अंदर आती है और 8 जो है वो आपके राज्यसभा के अंदर आती है। तो ये इसके बस बेसिक्स हैं। और मिनिस्टर कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इट, मिनिस्टर विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि अगर वो कोई मिनिस्टर बन गया तो उसको रिजाइन भी करना पड़ेगा। तो 24 में से 8 वर्क अंडर द राज्यसभा एंड 16 जो है वो आपकी लोकसभा के अंडर में काम करती है। फंक्शन यही है कि ग्रांट पे ध्यान दो, उसके बाद में बिल जो है वो फाइनेंस रिलेटेड हर एक डिपार्टमेंट के ध्यान दो, एनुअल रिपोर्ट्स तुम्हारे मिनिस्ट्रीज के ठीक से पढ़ो, ये सब काम जो इनका है मेनली। ठीक है, और ये सब आपकी कमिटीज़ हैं। तो देखो कॉमर्स की कमेटी, होम अफेयर की कमेटी, सब अलग अलग जो है मिनिस्ट्रीज को आप लोग मैप करने के लिए पूरी कमिटीज़ बना चुके हो। इनको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। ऐसे ही आपके कमिटीज़ में कमिटीज़ टू इंक्वायर कि भाई आपकी जो है वो थोड़ी सी, अब ये कमिटीज़ का ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है इसमें कि पिटिशन पे है, प्रिविलेज पे है, एथिक्स कमेटी है, फिर आपका ऐसे ही स्क्रूटिनाइज करने के लिए चीज़ें हैं कि भाई
गवर्नमेंट के एश्योरेंसेस पे ध्यान देने के लिए। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? गवर्नमेंट विल ओनली, तो आपका लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट जो है, तो ये आपका क्या करती है, जब भी लॉ बनाती है तो इट ओनली मेक्स द स्केलेटन, बट इसमें रूल्स एंड ऑर्डर्स और प्रोसीजर के थ्रू आप लोग देखो लॉ बनने के बाद में इसमें मास एंड मसल जो है वो ऐड करने का काम कौन करता है? गवर्नमेंट करती है थ्रू रूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या है, तो एक्चुअल में ये भी काम जो पार्लियामेंट ने करना चाहिए था, बट सिंस पार्लियामेंट डजंट हैव बैंडविड्थ, तो इट हैज डेलीगेटेड दिस लेजिस्लेशन। तो इसको कभी कभी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी बोलते हैं, कभी कभी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। तो दिस इज डन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो उस पर भी ध्यान देते हैं इन लोग कि रूल्स बराबर तुमने बनाए क्या, अगर नहीं बनाए तो इन लोग क्वेश्चन करते हैं उनको, ठीक है। फिर आपके और कोई टेबल वेबल है, और टेबल पे अगर तुमने और कोई पेपर वगैरह रखे हैं तो उसकी कमिटी है, SC ST के लिए ध्यान देने के लिए कमिटी, वुमेन के लिए है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कमिटी है, डे टू डे बिजनेस के लिए भाई तुम्हारा बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, कि भाई हम लोग जो है वो किसका बिल ले, किसका बिल नहीं ले, किसका मोशन ले, किसका मोशन नहीं ले, किसकी क्या पिटिशन है, किसके क्या क्वेश्चन है, वो सब लेने के लिए। और ऐसा ही प्राइवेट मेंबर्स पे ध्यान देने के लिए आपका प्राइवेट मेंबर्स का रेजोल्यूशन बिल है। फिर हाउस पे ध्यान देने के लिए हाउस कीपिंग कमिटीज है, जनरल पर्पस कमिटी है कि आपका सब कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है ठीक से, हाउस कमिटी होती है आपकी अलग से, लाइब्रेरी कमिटी है, सैलरी एंड अलाउंसेस के लिए कमिटी है। तो ये सब जो है वो आपकी अलग अलग पार्लियामेंट्री कमिटीज है। एंड लास्ट कमिटी जो अपने को सीखनी है दैट इज कंसल्टेटिव कमिटी। तो कंसल्टेटिव से ही नाम समझ में आ रहा है कि यू वांट सर्टेन कंसल्टेशन। सो हु विल बी वांटिंग कंसल्टेशन? ऑब्वियसली इट विल बी गवर्नमेंट। तो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या और कोई हो, तो उनको कंसल्टेशन चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें मिनिस्टर विल बी पार्ट ऑफ इट, एंड मिनिस्टर विल बी टेकिंग सम कंसल्टेशन फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑल्सो, कि भाई हाँ बताओ हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। दिस इज हाउ बेसिकली, तो मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट विल बी एक्टिंग द चेयरमैन, और पार्लियामेंट्री मेंबर्स से इन लोग सिर्फ कंसल्टेशन मांगते हैं, सजेशंस मांगते हैं, तो उसके लिए कंसल्टेटिव कमिटीज होती है। ओके, और विद दिस वी हैव बेसिकली कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ पार्लियामेंट। आई होप सब लोगों ने एकदम फटाफट मेरे साथ में ये सीख लिया होगा और आपका फटाफट एक बार में सारा का सारा क्लियर हो गया है। यस एवरीवन?